दिल के पास दिमाग है, समझ में आता है। दिमाग के पास दिल होता है या नहीं होता है, वरना इमोशंस कहाँ से आते हैं। जो चीज़ है ना, दिमाग वर्सेस दिल, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हम इमोशंस और रैशनैलिटी को बैलेंस कर सके। हम काफ़ी बार इनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देखते हैं। या तो दिल सही है या तो दिमाग सही है। क्या ब्रेन रेड फ्लैग्स पकड़ता है? बहुत आसानी से दिख जाता है। कुछ चीज़ें दिख जाती है, कुछ चीज़ें नहीं देख पाते, लेकिन हम काफ़ी बार कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ें हमें फुलफिल कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं उस पॉइंट पे। टॉक्सिक रिलेशनशिप में यही होता है कि आपकी मे बी बहुत समय से कुछ इमोशनल नीड्स फुलफिल ही नहीं हुई है। ना आपको कोई सुनने का है, ना आपको कोई सुन रहा है, ना आपको कोई समझ रहा है, ना आपको कोई वैलिडेट कर रहा है, ना आपको कोई अटेंशन दे रहा है। आपकी कोई इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। सडनली एक इंसान आपकी लाइफ में आता है जो कि टॉक्सिक है, आपको पता है वो टॉक्सिक है, बट आपको क्या लग रहा है कि यार कुछ तो कर रहा है ना। नेटफ्लिक्स की एक एडोलेसेंस करके एक सीरीज आई है, वेल मेड। सर्टेनली जितना डील करना चाहिए था उतना डील मुझे पर्सनली नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें कहीं पुश की गई और किसी ने बताया नहीं कि ये ठीक नहीं हो। तो ऐसे में क्या कोई एडवाइस दी जा सकती है? आई थिंक यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। दुनिया जितनी इवॉल्व कर चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है ना कि हज़ार इन्फॉर्मेशन है, लाखों इन्फॉर्मेशन है, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन नहीं है। एक बच्चे का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होता है हमेशा पेरेंट्स होते हैं, बट वो इन्फ्लुएंस ही अगर वीक हो जाए तो बच्चा बाहर ढूंढना चालू करेगा। लव इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशनल थिंग एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हम काफ़ी बार लव को ना एक बहुत ही मैजिकल एंड बहुत ही सुपर नेचुरल एंड बहुत ही गॉडली चीज़ से, डिवाइन चीज़ के साथ कनेक्ट करना चालू कर देते हैं, बट इट इज़ नॉट। लव इज़ वेरी सिंपली अ बायोलॉजिकल थिंग। एक इमोशन है फियर, एक इमोशन है एंग्जाइटी, एक इमोशन है हैप्पीनेस, एक इमोशन है सैडनेस। अब इस सारे इमोशन को इकट्ठा कर लो, ये है लव। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, कई बार फिजिकली ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार इमोशनल हो जाते हैं। एक व्यक्ति की लव मैरिज हुई है, लेकिन फिर भी वो दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हुआ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी बड़ा कॉमन पैटर्न आता है। मेन ऑफन नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं रूना आशीष और आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूं। कहते हैं दिल के पास दिमाग नहीं होता, तभी तो वो इमोशनल होता है। तो क्या दिमाग के पास दिल होता है जो वो इतना नॉन इमोशनल हो जाता है? ये बात साबित करने के लिए, सही गलत सत्यापन करने के लिए मेरे साथ शिवम है। हाउ आर यू? आई एम रियली गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंटीडोट डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, तो भाई मुझे बताइए, आप दिल के पास दिमाग है, समझ में आता है। दिमाग के पास दिल होता है या नहीं होता है, वरना इमोशंस कहाँ से आते हैं या नहीं आते हैं? क्या है ये पूरा चक्कर? राइट, आई थिंक यही इसी चीज़ को ओवरलैपिंग जो चीज़ है ना, दिमाग वर्सेस दिल, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हम इमोशंस और रैशनैलिटी को बैलेंस कर सके। हम काफ़ी बार इनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी देखते हैं। या तो दिल सही है या तो दिमाग सही है। मैं दिमाग से काम लेता हूँ टाइप्स दोनों गलत है, दोनों एक्सट्रीमिटीज़ गलत है। अच्छा, सिर्फ दिमाग चलाना गलत है, सिर्फ दिल लगाना गलत है। दोनों के बैलेंस अगर आप ढूंढ सको, कितना इमोशंस और कितनी रैशनैलिटी, तो सही है। एंड इसी को वर्कआउट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कब इमोशंस आपको सही बातें कह रहा है और कब इमोशंस आपको गलत एडवाइसेस भी दे रहा है। बिकॉज इमोशंस भी कहाँ से आते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हमारी फीलिंग्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमारे एक्सपीरियंसेस से ओरिजिनेट होती है। जैसा अगर मैंने बचपन में एक आइसक्रीम खाई थी एंड उस आइसक्रीम में किसी ने मिर्ची डाल दी थी, तो मेरे दिमाग के लिए आइसक्रीम इज सपोज टू बी बैड। और वो काफ़ी समय हुआ मेरे साथ। अब दुनिया आइसक्रीम एंजॉय कर रही है और मैं आइसक्रीम से दूर भाग रहा हूँ, और ये मेरा दिमाग ही तो कह रहा है। अच्छा, तो क्या मैं फील करूँ कि आइसक्रीम बुरी चीज़ है, या मुझे थोड़ा रोल बैक करके समझना ज़रूरी है कि मैं क्यों फील कर रहा हूँ ये चीज़ें? तो जस्ट बिकॉज मैं कुछ फील कर रहा हूँ या कुछ सोच रहा हूँ, वो फैक्ट नहीं बन गया, वो ट्रुथ नहीं बन गया। हमें थोड़ा उसको एक बड़े व्यू से देखना ज़रूरी है। वहाँ रैशनैलिटी बीच में आती है, वहाँ एक बड़ा पर्सपेक्टिव बीच में आता है, एंड दिस इज़ वेरी इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इनटू द पिक्चर। एक आपसे जब इनसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेन, इमोशनल, ब्लूप्रिंट, माइंड, ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स इनसे समझ नहीं है। ब्लूप्रिंट कहाँ से आ जाता है? भाई मैंने ब्लूप्रिंट छोटे मोटे नक्शे में देखा है, क्या है ये? हम क्या है एक्चुअली में? हम इंसान जो बना है वो कहाँ से बना है, क्या किन चीज़ों से बना है? हम अपनी आदतों से बने हैं, हम अपने पैटर्न से बने हैं। हु एम आई एज अ पर्सन? मैं किस समय उठता हूँ, किस समय सोता हूँ, किस समय खाता हूँ, किस समय पीता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, मैं कैसे खड़ा होता हूँ, मैं कैसे लोगों से बात करता हूँ, ये क्या, कौन डिफाइन कर रहे हैं इन चीज़ों को? क्या ये रैंडम है? नहीं, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। ये इसके पीछे कुछ पैटर्न है, एंड वो पैटर्न कहाँ से डेवलप हो रहा है? ये हमारे एक्सपीरियंस से डेवलप हो रहा है, हमारे बिहेवियर से डेवलप हो रहा है, हमारी आदतों से डेवलप हो रहा है। एंड उसी को कहते हैं इमोशनल ब्लूप्रिंट, कि उन पैटर्न्स को समझ पाना कि मैं आज
एक तरीके से उठता हूँ, एक तरीके से सोता हूँ, एक तरीके से बैठता हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या रैंडमली कुछ हो नहीं रहा है, ये बचपन से ये डेवलप होता गया था पैटर्न। एंड ये डेवलप इसलिए हुआ था, या तो पनिशमेंट था या तो रिवॉर्ड था। अगर मैं समय पर नहीं सोता तो शायद मुझे डांट पड़ती, तो मैंने सोना सीख लिया समय पर, या तो समय पर सोता तो मुझे रिवॉर्ड मिलता, तो समय पर मैंने सोना सीख गया। तो अब उसकी आदत बन गई मुझे, अब दिस इज़ हू आई एम एज अ पर्सन। तो वो दिस इज़ पैटर्न, राइट? कितना डिकोडेड है हमारे ब्रेन के अंदर वो चीज़ें, दिस इज़ व्हाट ब्लूप्रिंट इज़। तो जब हम अपनी एज अ लाइफ को एज अ ब्लूप्रिंट को ऑब्जर्व करना चालू करते हैं, तो फिर हमें दिखता है कि हम खुद को जो समझते हैं ना कि हमने कुछ क्रिएट कर लिया है, वो एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं था। ये बहुत बड़ा डेप्थ में चीज़ें डेवलप हुई हमारे साथ, हमारे ब्रेन के पॉइंट से, हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट से, हमारे पेरेंट्स के पॉइंट से, हमारी लाइफ के पॉइंट से बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उन सारी चीज़ों ने, वेरिएबल्स ने। एंड दैट इज़ हाउ वी आर एज अ पर्सन। ठीक है, ये समझ में आया कि हम ब्लूप्रिंट कैसे उसको फॉलो करते हैं। एक ही सिचुएशन में एक सामने कोई वीडियो है, विजुअल है, उस पर आपका रिएक्शन अलग होगा, मेरा अलग होगा। पॉसिबली हम एक ही स्कूल में गए थे, एक ही लेसन पढ़ा जब हमने एनर्जी या इनर्शिया या ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तब वो अलग अलग क्यों? स्कूल तो सेम था, टीचर भी सेम थी, आप और मैं, हमारा वो पाठ्यक्रम भी सेम था। बिल्कुल बिल्कुल। आप वो छोड़ो, आप स्कूल्स को भी साइडलाइन कर दो, आप सेम सिबलिंग्स में पहुंच जाओ, हाँ, तब भी अलग होगा। मैंने तो सुना ट्विंस में भी यही हालत हो जाती है। बिल्कुल, ट्विंस में भी अलग होगा, बिकॉज समहाउ परसेप्शन जो इस इंसान का होता है वो हमेशा डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। अब ट्विंस भी अगर बात करते हैं या सिबलिंग्स की बात करते हैं, तो अगर एक सिबलिंग्स की हम बात करते हैं तो एक एल्डर है, एक यंगर है। एल्डर के वक्त पेरेंट्स का कैसा तरीका था उसको ऑब्जर्व करने का, प्रोसेस करने का, बातचीत करने का, प्यार करने का, अफेक्शन का, गुस्से का, अलग था। दूसरे के साथ, यंगर के साथ थोड़ा अलग बन गया। एल्डर एक्सपेरिमेंटल था अपनी चीज़ों के साथ, यंगर को ऑलरेडी एक पाथ मिल चुका था कि ये करना और ये नहीं करना है, तो तरीका चेंज हो गया ना। आप सोचो कि जो बड़ा बच्चा, एल्डर चाइल्ड जो होता है हमेशा, वो बच्चा भी एक्सपेरिमेंटल है, पेरेंट्स भी एक्सपेरिमेंटल है। पेरेंट्स को भी नहीं पता क्या करना है, बच्चे को भी नहीं पता क्या करना है, दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, गलतियां कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, देन फाइनली फिगर आउट कर रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। और छोटा बच्चा, उसे ऑलरेडी पता है ये 5 चीज़ें नहीं करनी है, यस, और ये 5 चीज़ें करनी है। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे का अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कितना डिफरेंट होगा, बिकॉज वो बच्चा वही 5 चीज़ें करेगा जिससे पेरेंट्स ज़्यादा खुश होंगे कंपेयर टू द फर्स्ट चाइल्ड। तो सोचो कि एक सिबलिंग में भी जो हम कहेंगे कि सेम पेरेंट्स से आए हो आप दोनों, कैसे डिफर हो सकते हो, एक बड़ा इम्पैक्ट आ जा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, जेनेटिक ऑल्सो प्लेज अ रोल। किसका डोमिनेंट जीन था उस चीज़ के लेकर, उस पैटर्न को लेकर, उस बिहेवियर को लेकर, उसका भी रोल आता है। तो इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग है, ब्रेन, इमोशंस, जीन्स, डीएनए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो एक चीज़ को देखने का नज़रिया हमेशा अलग होगा हर एक इंसान का। तो ये बात अगर सिबलिंग की है तो वो समझ में आता है कि दोनों की अपब्रिंगिंग में थोड़ा अंतर तो आ जाता है, लेकिन ट्विंस में तो अंतर नहीं आता, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है तो वो दोनों पर एक जैसा हो रहा है। लड़का लड़की तो शायद कुछ इनर वायर्ड अलग होता हो, अगर दोनों लड़कियां हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्या वो भी अलग रिएक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, 100%। उसका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ना कि ट्विंस में भी पेरेंट्स का एक बायस आ जाता है हमेशा। अच्छा, बायस इन द सेंस कि नॉट कि बहुत पेरेंट्स बच्चे हैं तो दोनों को प्यार करेंगे, लेकिन किस तरीके से, कितने तरीके से और किस तरीके से बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है उनके बायसेस को, उनके तरीकों को, उस अकॉर्डिंगली पेरेंट्स का भी रिएक्शन होना चालू हो जाता है, राइट? तो उस तरीके से क्या होगा कि बच्चा भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से परसीव करना चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बायस एक बच्चे की तरफ है, दूसरे की तरफ थोड़ा कम है, बिकॉज ये बच्चा मुझे ज़्यादा प्यार कर रहा है और वो दूसरा बच्चा अपनी माँ को ज़्यादा प्यार कर रहा है। तो मेरा अफेक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, दिस चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अच्छा, दूसरे को जेलसी फील होगी इस चीज़ को लेकर, तो उसका परसेप्शन टुवर्ड्स मी एज अ पेरेंट विल चेंज। तो बहुत ही डीप रूटेड चीज़ें हैं, बिकॉज हम इंसान हैं, हम अपने बायसेस के थ्रू ही चीज़ों को, दुनिया को देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, किस तरीके से वो खा रहा है, किस तरीके से वो पी रहा है, किस तरीके से वो चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उनके लिए प्राइमरी केयर गिवर्स है, किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बीच में। तो एक सिंपल फिलॉसफी की एक सेम चीज़ दोनों बच्चे देख रहे हैं, सेम तरीके से रिएक्ट करने चाहिए, इतना सिंपल है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे वेरिएबल्स है। इसलिए सेइंग कि
हमें लगता है कि लाइफ का इक्वेशन बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स, इतना सिंपल नहीं है। ये y³ + x² + 5x², बहुत सारी चीज़ें बीच में हो रही है जो हमारे हाथ में ही बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, इस पर से मुझे XYZ से मुझे याद आता है कि आप जितना XYZ और x² एंड b² बता रहे हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, वहाँ से यहाँ पहुँच गए, तब आपके ब्रेन में क्या हुआ था? राइट, आई थिंक वही था। एरोनॉटिकली इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग फॉर दैट मैटर आपको सिखाता है टू क्वेश्चन थिंग्स। क्यूरियोसिटी का जो कीड़ा होता है ना डेवलप करने में, वो बहुत पुश करता है। एंड वो क्यूरियोसिटी ही मुझे समवेयर पुश करता रहा टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ बेटर, ह्यूमन इमोशंस बेटर। कि जब तक मैं देख रहा था, क्योंकि आई एम वेरी वेरी इंक्विजिटिव अबाउट साइंस इन जनरल, आई एम वेरी साइंस ड्रिवन पर्सन, तो मैं नॉर्मली भी क्वेश्चन करता रहता था कॉलेज समय में भी कि क्यों हो रहा है। तो मैं सब कुछ को फिजिक्स से जोड़ देता था कि हम यहाँ बैठे हुए तो यहाँ इतना फोर्स है, इसको इस तरीके से हो रहा है कि अगर ट्रेन की वायर्स इस तरीके से लगी हुई है तो इतना फोर्स या इतना टेंशन है उसको ऑपरेट करने के लिए। तो क्यूरियोसिटी दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा था। एंड सेम चीज़ मैं ह्यूमन बिहेवियर में भी करना चालू कर चुका था उस पॉइंट तक। और एक चीज़ कॉमन सा ट्रेंड मुझे दिखा जो बहुत कॉमनली इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आज मैं बहुत कॉमनली बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे, कि मुझे एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया कि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी लाइफ के साथ सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। कुछ लोग बहुत ही परेशान हैं, उनकी लाइफ के साथ सिर्फ बुरा ही होता जा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर कि उनके साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है, इनके साथ सिर्फ बुरा हो रहा है? कि मतलब ऐसा अनफेयर क्यों है ऐसी दुनिया? तो जब मैं इसके बारे में और डिटेलिंग में घुसता गया, ऑब्जर्व करता रहा, पढ़ता रहा, डिटेल में करता रहा इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च, तो एक पॉइंट, उस पॉइंट पे अगेन उस पॉइंट पे बहुत ही रूडिमेंट्री थॉट था, लेकिन अब तो मैं इसको कॉन्क्रीट तरीके से बता सकूंगा। बट उस वक्त भी जो थॉट था वो ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स। जो मेजॉरिटी ऑफ सफरिंग है वो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण है, कि पता ही नहीं कि ये इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मेरी लाइफ के ऊपर। विच मीन्स कि अगर मैं आज एक तरीके का खाना खा रहा हूँ तो उस पॉइंट पे समझ गया कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स। तो जो लोग समझ पा रहे अपनी चीज़ों को वो बेटर तरीके से डील कर पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे उनका एक कांस्टेंट पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, बट उनको समझ नहीं आ रहा क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हैं। राइट, जैसे लेट्स से कि हेल्थ की बात करते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। अब मुझे लग रहा है लेट्स से कि ये खाना है, ये एक फूड ऑप्शन है जो कि बहुत सस्ता है, 50 रुपये में मुझे लंच मिल जा रहा है, राइट, जो कि सही लग रहा है, साउंड्स लाइक अ वेरी फैंसी डील, राइट, बिकॉज खर्चे बहुत है, चलो सस्ते में खाना मिल रहा है, क्या बुराई है इस चीज़ में। लेकिन व्हाट गोज बिहाइंड दैट, मे बी द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड, कैसा ऑयल यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ें यूज़ हो रही है नहीं यूज़ हो रही है, उस पार्ट पे हम ध्यान नहीं देना चाह रहे बिकॉज आई डोंट हैव द एनर्जी और द टाइम टू फोकस ऑन दैट। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ जाएगा? उसका कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि जस्ट बिकॉज मैं अवेयर नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर कि कितना है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, बन रही है, लैक ऑफ अवेयरनेस क्या क्रिएट कर रहा है? मेरी लाइफ में बीमारियाँ क्रिएट कर रहा है। मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो चुका है, मेरा फैटी लिवर हो चुका है, मेरी बीमारियाँ बढ़ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज़। और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं तो दारू भी नहीं पीता हूँ, मैं तो, मेरे कोई गंदी आदत नहीं है, सिगरेट नहीं स्मोक करता, मेरे दोस्त तो सिगरेट स्मोक करते, वो सही ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरा कैसे ख़राब हो गया, मुझे कैसे फैटी लिवर हो गया। तो एक छोटा सा पार्ट कि मुझे अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं एक पार्ट गलत कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो ये लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ अ प्रॉब्लम। और दिमाग में लेकर ये अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लोगों को पता ही नहीं सच में कि हो क्या, दिमाग कैसे ऑपरेट करता है, बिकॉज चलिए मैं समझ गई इस बात को कि अवेयरनेस की लैक ऑफ अवेयरनेस है। मुझे अवेयरनेस भी है, ये जो व्यक्ति मुझे डांट रहा है गलत बात पे डांट रहा है, बट आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तब ब्रेन कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है और सीखता है कि, या नहीं सीख पाता है एंड तक कि रिएक्शन कैसा होता है। कुछ तो चीज़ें होती है जो बिल्कुल इंस्टिंक्टिव होती है, आप एक थ्रेट देखते हो उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो। कुछ चीज़ें सिचुएशन और एक्सपीरियंस बेस्ड भी होती है। एक जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हो जहाँ पर आपके फादर डोमिनेटिंग पर्सन है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन अपनी फैमिली के, ही इज़ द डिसीजन मेकर ऑफ द फैमिली एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी अग्रेसिव पर्सन एज वेल। मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं और आपके पास उतना अथॉरिटी पावर नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या बात छप गई कि जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सन होता है उसके साथ चुप चुप करके रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, बिकॉज अगर करोगे तो डांट पड़ जाएगी, बिकॉज वो सुनते नहीं आपकी बात, आपको डांट पड़ जाती है अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका दिमाग ने क्या रजिस्टर कर लिया 15-16 साल ज़िंदगी के, 17 साल जब तक आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, कि जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पर्सन है उसके सामने एक रिस्पेक्ट के साथ, एक तरीके के साथ डील करना है,
और कोई और तरीका, जैसे एक फ्रेंडली नेचर, एक कोऑर्डिनेटिव नेचर, एक वेरी कंफर्टेबल नेचर, वो नहीं, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू, वो नहीं कर सकते आप। 17 साल ज़िंदगी निकल गई, तब तक ठीक था, वो हेल्प भी कर रहा था आपको वो पैटर्न। आप कॉलेज जाते हो, अब आपका प्रोफेसर आपके सामने आता है, क्लास के सारे लोग प्रोफेसर के साथ बहुत फ्रेंडली है, बात कर रहे, खुल के बात कर रहे, एंजॉय कर रहे, जोक्स क्रैक कर रहे, क्वेश्चन पूछ रहे, डाउट्स पूछ रहे, सब कुछ शेयर कर रहे हैं। आपको डर लग रहा है, आप नहीं कंफर्टेबल हो, इनफैक्ट आपको हाथ उठा के जवाब देने में भी डर लग रहा है कि कहीं मैं गलत बोल दूँ तो। कैसे पता चल रहा है? हाउ डू यू नो कि मुझे डरना है इस इंसान से? ये तो इंसान बहुत कूल इंसान है, मुझे दिख रहा है कि ये तो सबसे बात कर रहा है अच्छे से, मैं क्यों डर रहा हूँ इस इंसान से? तो ये दिमाग कहाँ से बोल रहा है कि मुझे डरना है इस इंसान से? बिकॉज नो प्रोफेसर इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लास। आपके दिमाग ने रजिस्टर कर लिया इन्फॉर्मेशन, जो हेड होता है उससे डर के रहो, उससे दब के रहो, उसके सामने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो यू डू द सेम। 4 साल आपने निकाल दिए, 5 साल निकाल दिए कॉलेज में, ठीक है चलो ऐसे ही दब के रहते, ज़्यादा शेयर नहीं करते। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो इंसान क्वेश्चन कर रहा था, पूछ रहा था, शेयर कर रहा था, ओपनली डिस्कस कर रहा था अपने प्रोफेसर के साथ, वो ग्रो कर पाया लाइफ में आगे ज़्यादा, बिकॉज वो अपने सारे सवाल जवाब कहाँ से मिल जाएगा। आप दब के रह गए, आप डर के हेजिटेट करके अपनी चीज़ों को, क्यूरियोसिटी को क्वेंच नहीं कर पाए, वहीं के वहीं रह गए। फिर भी चलो जॉब लग गई आपकी, अब जॉब में जाते हो, नो मैनेजर इज़ द हेड ऑफ द, अब मैनेजर से आप डर रहे हो, तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट अगर वो आपको 5 चीज़ें करने को कह रहा है, तो आप उसे बैक ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट मतलब अगर आपको डाउट आ रहा है कि 5 में से मुझे 2 चीज़ समझ नहीं आई, आपका दिमाग बोलेगा कोई नहीं, मैं खुद पता कर लूँगा, क्या पूछूं फिर से वापस, अच्छा ही लगेगा उस इंसान को अगर मैं पूछ लूँ कि 2 समझ नहीं आए मुझे। हाँ, मुझे बुद्धू मानेगा टाइप से ऐसा कुछ आ जाता हो। ऑल्दो बता देता मैनेजर। हाँ, अब इस चक्कर, छोटा सा पैटर्न था ये चीज़, इस चक्कर में क्या हुआ कि 5 में से 2 चीज़ें आपने पूछी नहीं, क्लैरिफाई नहीं करी, जिस कारण से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, राइट। जिस कारण से इवेंचुअली क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस कम हुआ, आपका इंक्रीमेंट कम हुआ, और आपका सच में आपके मैनेजर के साथ इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस खराब होना चालू हो गया। किस कारण से? बिकॉज पापा वाज अ वेरी डोमिनेटिंग। इतना स्ट्रांगली इनग्रेंड है ये सारी चीज़ें। अच्छा, ऐसे मैंने खुद भी कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी पापा से बनती है या नहीं बनती है, कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या नहीं, वो निर्भर उस बात पर निर्भर होता है कि आपका बॉस से रिलेशनशिप कैसा रहेगा। भाई बहन से आप दोस्ताना हैं या नहीं, या कितनी लड़ाई और झगड़ा और प्यार मोहब्बत होता है, वो निर्धारित करता है कि आपकी कलीग्स के साथ आपकी दोस्ती कैसी रहेगी। तो भाई बहन का और कलीग्स का क्या कनेक्शन है? क्योंकि अब तो वो हमारे सबऑर्डिनेट नहीं, हमारे साथ वाले साथी है ना। तो साथियों के साथ कैसा मेंटेन करना रिलेशनशिप, कितना कॉर्डियल होगा वो रिलेशनशिप, डिपेंड करेगा हमारे एक दूसरे के सिबलिंग्स रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि उनके कितना ट्रस्ट कर सकेंगे, कितनी बातें शेयर कर सकेंगे, कितना डिस्कस कर सकेंगे, कितना हंस सकेंगे, कितना लड़ सकेंगे। तो कॉर्डियल रिलेशनशिप वहाँ से डेवलप हो रहा है। अगर वहाँ भी हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो मुझे हर दुनिया दुश्मन दिखेगी ना। फिर तो माई कलीग्स विल बी माई एनिमी, मुझे हर स्टेप फूंक के लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ होता है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये भी कहा जाता है कि थोड़ा दिमाग से काम लो, आपके पीछे कोई भी पीठ पे छुरा भोंक सकता है। तो पापा से अच्छे हो या भाई बहन से अच्छे हो, डजंट मैटर, बट दिस, उसमें आप अपने ब्रेन को कैसे फोर्स करेंगे कि एक्ट स्मार्टली, एटलीस्ट लर्न टू एक्ट स्मार्टली। राइट। सी, किसी भी एस्पेक्ट में ये ज़रूरी है हमें समझना कि जब आप किसी भी इन्वायरमेंट में आँख खोल के ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे हो रही है और क्यों हो रही है, कौन सही है कौन गलत है। अगर आप आंख बंद कर लेते हो तो अच्छा भी नहीं दिखेगा, बुरा भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर वही आंख बंद नहीं करना है, जो दोनों एक्सट्रीम्स में हम कर लेते हैं, ओवरली ट्रस्ट करना या ओवरली उनको थ्रेट अज्यूम कर लेना, दोनों आंख बंद करने वाली कैपेबिलिटीज़ है। आप आंख मत बंद करो, आप आंख खोलो, आपको सब दिख जाएगा कौन सही कौन गलत है। बट हम जब इमोशन से ऑपरेट करते हैं तो हम आंख बंद करते हैं। इमोशन से ऑपरेट तभी करते हैं जब हमें वो थ्रेट दिखता है, राइट। इमोशंस ऐसे नॉर्मली नहीं आते हैं, इमोशंस ओनली कम जहाँ पे कुछ है थ्रेट। लाइक हम इमोशनली अटैच्ड अपने फैमिली मेम्बर से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से क्यों है? बिकॉज उनका रहना नहीं रहना, उनका कितना पावर, कितनी अथॉरिटी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, थ्रेट है वो। दैट इज़ वाई द अटैचमेंट इज़ देयर। अब बाकी दुनिया में हो नहीं हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अटैचमेंट नहीं है उनके साथ, तो इमोशंस भी नहीं है। तो इमोशंस ओनली कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो आप आंखें खोल के रखो, और तभी हो पाएगा जब इमोशंस को बैलेंस करके रखेंगे हम। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द इमोशंस, बीइंग टू हैप्पी और बीइंग टू सैड, दोनों गलत है। हम ये काफ़ी बार कह देते हैं ना कि खुश रहना इज द गोल, बीइंग हैप्पी इज द रियल गोल। इट इज़ नॉट, इट शुड नॉट बी। इफ यू आर बीइंग टू हैप्पी देन यू विल स्टिल मेक बैड डिसीजंस। इफ यू आर बीइंग टू सैड अगेन यू विल मेक बैड डिसीजंस। बीइंग अवेयर इज द की। हाँ,
शायद इसीलिए कहा जाता है कि बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करो, हाँ। बहुत जब दुखी हो तब कोई काम अपने सिर पर मत लेना। बिल्कुल। तो ऐसे में बताइए कि ये सारे आंखें खोलकर देखना, अवेयर रहना, क्या ब्रेन रेड फ्लैग्स पकड़ता है लोगों के? बिल्कुल और पकड़ता है तो वो सामने फिल्मों की तरह दिखाई क्यों नहीं देते हम लोगों को? दिखते है, हमें दिखता है, बहुत आसानी से दिख जाता है। कुछ चीज़ें दिख जाती है, कुछ चीज़ें नहीं देख पाते, लेकिन हम काफ़ी बार कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ें हमें फुलफ़िल कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं उस पॉइंट पे। ओह, विच मीन्स कि लेट से मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है, और आप मेरे लिए खाना लेकर आते हो, बट खाने में जहर डाल के लाते हो, लेकिन खाना तो ला रहे हो ना। हाँ, तो मेरा दिमाग कह रहा है चलो खाना पेट तो भर लेते हैं ना, फिर सोचा जाएगा कितना जहर स्ट्रांग है नहीं है। शायद यही टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होती है। एग्जैक्टली टॉक्सिक रिलेशनशिप में यही होता है कि आपकी में भी बहुत समय से कुछ इमोशनल नीड्स फुलफिल ही नहीं हुई है। ना आपको कोई सुनने का है, ना आपको कोई सुन रहा है, ना आपको कोई समझ रहा है, ना आपको कोई वैलिडेट कर रहा है, ना आपको कोई अटेंशन दे रहा है, आपकी कोई इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। सडनली एक इंसान आपकी लाइफ में आता है जो कि टॉक्सिक है, आपको पता है वो टॉक्सिक है, हाँ। बट आपको क्या लग रहा है कि यार कुछ तो कर रहा है ना, कभी कभी कॉल तो कर लेता है ना, कभी कभी बातें तो कर लेता है ना, कभी कभी कुछ तो मिल रहा है ना, पेट तो भर रहा है थोड़ा बहुत ना। जब देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, कितना रहना कितना नहीं रहना, बट वही जब तक आदत पड़ जाती है उस छोटी छोटी चीज़ों की भी, और जब आदत पड़ जाती है छोटी छोटी चीज़ों की भी, तो आपका दिमाग कहता है कि यार कैसे छोड़ूं इस चीज़ को, बिकॉज आपको पेट तो भर रहा है उस चीज़ से। शायद इसीलिए टॉक्सिसिटी के साथ या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से निकलना भी उतना ही पेनफुल होता है। टॉक्सिक से निकलना ज़्यादा पेनफुल होता है बिकॉज टॉक्सिसिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो आपको एडिक्टिव बनाता है। अच्छा। जैसे आप हेल्दी खाना खाओ, सैलड खाओ, हेल्दी खाना खाओ, आपको आदत नहीं पड़ेगी उसकी। यस, राइट आप समोसे खाओ, पिज्ज़ा खाओ और शुगर लो, और आपको बोला जाए छोड़ दो उसे, आप नहीं छोड़ पा वो नहीं होगा। क्यों? एक बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग पैटर्न है दिमाग का कि जितनी हाईली एडिक्टिव चीज़ें हैं वो इतना इमोशंस को फ्लक्चुएट कराती है। विच मीन्स अगर आप शुगर, कोई बहुत ज़्यादा हाई शुगर सामान खाते हो, खाना खाते हो, तो इमोशंस या हार्मोन्स यहाँ, इंसुलिन स्पाइक यहाँ तक होता है, बहुत हाई इंसुलिन स्पाइक होता है, ठीक है। हाई शुगर खाना खाया, इंसुलिन स्पाइक हुआ सडनली, लेकिन डिप भी करता है वो फिर। तो ब्रेन किस को ऑब्जर्व करता है, किन चीज़ों को पकड़ता है? जितना बड़ा किक हो रहा है, जितना बड़ा डिप आ रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दिमाग के लिए। तो दिमाग उन चीज़ों को और ज़्यादा अपने अंदर प्रिजर्व करके रखता है कि इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है यहाँ पर, वी नीड टू प्रिजर्व दिस। जितना बड़ा किक उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उतना दिमाग उसको याद रख रहा है। और जितना नॉर्मल चीज़, सैलड में इतना किक हो रहा है इंसुलिन का, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ है ना, इसमें क्या ही इतना याद रखने की ज़रूरत है, इट्स नॉट एडिक्टिव देन। तो आप नोटिस करोगे एडिक्टिव किन चीज़ों से होते हैं, जितना वो हमारे दिमाग को कुछ किक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, तो आई एम इमोशनली वेरी लो, मैं दारू पीना स्टार्ट करता हूँ रात में, सडनली रात भर 1 घंटे के लिए ही सही मेरा इमोशंस यहाँ तक पहुँचता है, बेटर, आई फील वेरी बेटर, मच बेटर। 2 घंटे बाद मैं यहीं पहुँच गया वापस में। करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो मुझे क्या फील हो रहा है, ये किक नोटिस करो कैसा, दिस इज माई हाउ माई मैं ग्राफ वहाँ तक तो जा चुका हूँ, तो मेरा इमोशंस का किक है ये, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व फॉर द ब्रेन। जितना इन्फॉर्मेटिव किक, उतना दिमाग उसको बोलेगा कि और करो, बिकॉज मज़ा आया। अच्छा, एक ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को खेलते हुए देख के ना मम्मा को एक बड़ा डोपामिन या जो भी वो किक मिलता है, तो उस बारे में बताइए वो किक क्यों, एज अ मदर आई वांट टू सी एवरी टाइम। How do you define that? That is also a kick, that is also dopamine, that is also a fluctuation in emotion, but that's a positive thing. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तभी तो हम डिपेंडेंट भी होते हैं अपने बच्चों पे, एंड दैट इज़ अ नेचर्स वे ऑफ एक्टिंग आउट इन अ थिंग। सी, कुछ चीज़ें नेचुरल है और कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल है। नेचुरल वे ऑफ किक्स आर ऑलवेज वेरी वेरी सटल, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी सस्टेनेबल। ब्रेन, आपकी बॉडी और आपका ब्रेन उस तरीके से इवॉल्व हुआ है उन चीज़ों को फील करने के लिए कि आपका जब बच्चा, खुद का बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, और आपको जो कंटेंटमेंट की फीलिंग है, नथिंग बीट्स दैट एवर। तो वो जो फीलिंग आ रही है वो इस तरीके से डेवलप हो रही है कि ओवर द टाइम वो खुद धीरे धीरे रिड्यूस होनी चालू हो जाएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, आपको फील होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आप उसको एक्सेप्ट करना चालू कर दोगे, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड कंसिस्टेंट है ना आपकी लाइफ के साथ, ना आ रहा है ना जा रहा है, कंसिस्टेंट। तो इसीलिए माएँ बच्चे को हंसते हुए या रोते हुए देख के और डबल रोती हैं, फील होगा ना, बिकॉज आप ऑब्वियसली आप उससे कनेक्टेड हो बच्चे के साथ, एक कांस्टेंट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, आपका एक बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तरफ। तो आपको दिखता है कि आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी, आई वांट माय किड टू बी हैप्पी, एंड जब दुख होता है तो हमें भी लगता है, फील होता है, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू सफ़र।
बट एट द सेम टाइम मैंने कई महिलाओं को, कई पुरुषों को देखा है, टेलीविज़न में कुछ हो रहा है, इफ़ दैट इज़ हैपनिंग विद दैट पर्सन दे ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग. तो यहाँ पर ब्रेन, अरे वो टेलीविज़न के अंदर है, वो जो हो रहा है वो स्क्रिप्टेड है, इट इज़ नॉट रियल. बट चूंकि प्रभु राम जी वनवास की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर अश्रुधाराएं बह जाती है. तब ब्रेन क्या रिएक्ट करता है. एंड एट द सेम टाइम जब बहुओं पर अत्याचार होता है तब ये घर के पापा जी, ससुर जी, देवर जी, वो भी रोने लग जाते हैं. क्यों? इसमें ये है ना कि जब इंसान उन पैटर्न्स को पिक करता है जो उनसे सबसे रिलेटेबल होता है. अच्छा. जो रिलेटेबल पैटर्न्स, इसका मतलब जो चीज़ें हमारी खुद की कहानी से रिलेट हो रही हैं. इनफैक्ट हम उन कैरेक्टर्स, उन कहानियों पे ही इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं, तो बहुत रोते हैं, जो हमें खुद की याद दिलाती है उन कहानियों के थ्रू. विच मीन्स अगर आप मिसेज मूवी देखते हो एंड आपको बहुत पेन फील होता है, गुस्सा आता है मिसेज मूवी देख के कि क्या बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. काफ़ी मीम्स भी आए थे इस चीज़ के ऊपर कि कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं मिसेज मूवी देखने के बाद, कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, एंड बहुत सारी चीज़ें गुस्से तो समझ नहीं पाए मेरे राइट. इमोशंस. तो क्यों फील हुआ मुझे वो इमोशंस? बिकॉज हमने भी वो फील किया है वो चीज़, ऑल्दो लिव नहीं किया है वो चीज़, बट मे बी एज अ चाइल्ड हमने फील किया है वो चीज़ अपनी माओ को होते हुए, देखते हुए. एंड हमने देखा वो चीज़ कि कितना टॉक्सिक एंड कितना पेनफुल मोमेंट्स था उनके लिए, मेरे लिए भी एज अ चाइल्ड टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर थिंग. तो अब जब मैं वो मूवी में देख रहा हूँ वो चीज़, तो मैंने अपना कैरेक्टर उसके साथ अलाइन कर लिया, उसमें अपने आप को देखना चालू कर दिया. द पर्सन इज नॉट कैरिंग मी, तो उसके साथ अच्छा हो रहा है तो आई एम हैप्पी, उसके साथ बुरा हो रहा है तो आई एम वेरी सैड अबाउट इट. एंड ये चीज़ नोटिस करोगे बहुत लोग का ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है टुवर्ड्स ए सेलिब्रिटी फिगर. अच्छा. जैसे कुछ लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं सेलिब्रिटी को लेकर, वो हंसते हैं और रोते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग गुड इन देयर लाइफ. हाँ. एंड ये काफ़ी बार उस चीज़ से आता है, पहले तो इट ऑफेंस कम फ्रॉम लो सेल्फ वर्थ खुद के बारे में. अच्छा. एंड सेकेंडली कहीं ना कहीं वो अपनी कहानी को, अपनी स्ट्रगल्स को उनके स्ट्रगल से जोड़ लेते हैं. जैसे कि ये इंसान बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकला था, अब यहाँ सुपरस्टार बना पड़ा है. मैं भी तो डिफ़िकल्टी से जा रहा हूँ ना, मेरे लाइफ में तो यही पेन पॉइंट्स था. मेरे शहर से आया निकला है वो बंदा, मेरे तरीके से उसके भी पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया, वो भी गरीब था, वो बाहर निकल चुका है, तो उसके स्ट्रगल स्टोरी कनेक्ट्स विथ मी. सो नाउ एवरी टाइम इज अचीविंग आई फील internal happiness, I achieved something. Every time this person is suffering, I am also suffering. तो हमने सब कुछ जोड़ लिया उस इंसान के साथ, उस सेलिब्रिटी के साथ, तो हम भी उस सफ़र कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स उस चक्कर में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हम. इनफैक्ट इस चीज़ से मैं अभी कनेक्ट इसलिए भी कर पा रही हूँ कि आपने अगर कोरियन ड्रामा देखेंगे तो किम सो यून करके एक बहुत ही गुड लुकिंग नंबर 1 गुड एक्टर के तरीके से पेश आते हैं. क्वीन ऑफ टीयर्स या फिर इट्स ओके नॉट टू बी ओके जैसे सीरीज़ करने वाले कोरियन ड्रामा के वेरी नॉन फेस, उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही है कि एक जो महिला स्टार थी उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो कहीं उनका हाथ तो नहीं है. बहुत सारे उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी कल परसों कुछ दिनों पहले ली ही थी. उनको रोता देख भी उनके फैंस भी रो रहे थे. तो शायद आप जो बोल रहे हैं पॉसिबली आई कैन कनेक्ट इट. बट ऐसा कई बार होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ के, मैं किम सो यून की बात नहीं कर रही, बट कुछ सेलिब्रिटीज़ का क्राइम रिकॉर्ड भी निकला है, वर्ल्ड वाइड निकलता है. हम सिर्फ एक ही किसी एक का मैं अगेन नाम टेलिंग यू, किम सो यून की बात यहाँ नहीं कर रही. वो जब डिक्लेयर होगा और पुलिस इज़ देयर टू टेक द करेक्ट मेजर्स, फिर भी लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं. तो ये फिर कहाँ आपका ब्रेन कहाँ काम नहीं कर रहा है या क्या हो गया आपके ब्रेन? यू आर ब्लाइंडेड. आपने खुद को उस इंसान में ढूंढ लिया और एक तरीके से सिंपथाइज करना चालू कर लिया उस इंसान के साथ, उस फिगर के साथ. तो कहीं ना कहीं आप ब्लाइंडेड हो गए ना उस इंसान की तरफ. जब ब्लाइंडेड हो जाते किसी इंसान के लिए तो हम उनकी खामियां नहीं देखना चाहते, हम बस एक पार्ट देखना चाहते हैं. बाकी चीज़ें आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर मी. ओके. तो हम सिर्फ अच्छा ही देखेंगे, बाकी चीज़ें हम इग्नोर करेंगे. ये होता है बहुत कॉमनली. आई मीन ये तो वो तो बहुत एक्सट्रीम की बात हो गई. आप नॉर्मली देखो कि रोहित शर्मा बेटर है या विराट कोहली बेटर है, या सचिन तेंदुलकर बेटर है. लोग लड़ रहे हैं, लोग के फैन ग्रुप्स बने हुए, लोग लड़ रहे हैं आपस में, कोई लॉजिक नहीं है उन चीज़ों का. लेकिन वो इमोशनली दे आर सो अटैच्ड टू दैट फिगर कि उनको लग रहा है कि मुझे ही डिफेंड करना है इन सेलिब्रिटीज़ को. राइट. एंड सेम गोज फॉर रिलीजन एज वेल. यस. भगवान खुद को डिफेंड नहीं करेगा, मैं करूँगा भगवान को डिफेंड. राइट.
नो सेंस, नो लॉजिकल सेंस टू No, इट, no, nothing. राइट? बट आप कर रहे हो बिकॉज आपने इतना कहानी बना लिया दिमाग में, बिकॉज दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी. मेरी आइडेंटिटी है ये सेलिब्रिटी या ये भगवान या ये रिलीजन, तो मैं उसके थ्रू अपने आप को प्रिजर्व करके चल रहा हूँ. तो समवेयर मैंने आइडेंटिटी उस हिसाब से बेस कर लिया ना, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब मुझ पर क्वेश्चन मार्क लगा. दैट इज़ अ थ्रेट टू मी. थ्रेट है मतलब रिएक्ट करना पड़ेगा. अच्छा, एक यहाँ पर मैं अपने हिसाब से पूछ रही हूँ, बहुत सारे हमारे रिलीजन की जो की बात निकली है, तो कई लोग भगवान मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन वो सारे धर्म की सारी रिलीजियस चीज़ें अपनाते हैं, कहते हुए कि ये धर्म ठीक नहीं है, लेकिन हम ये हमारे घर में इस तरीके की वर्शिप भी होगी, उस तरीके की वर्शिप भी होगी. क्या वो ड्वेल माइंडेड है या फिर दे आर वेरी क्लेवर? डिपेंड्स कि वो कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम एक्चुअली फैक्चुअली पूछा जाए तो कोई भी इंसान प्रूव नहीं कर पाएगा किसी भी एक रिलीजन को. साइंटिफिकली देयर इज नो प्रूफ फॉर एनी गॉड और एनी रिलीजन. तो ये तो आपका बिलीफ है. जब तक आपको आपकी बिलीफ हेल्प कर रहा है, अच्छी बात है, आप करो उन चीज़ों पे बिलीव. अगर कोई इंसान उसको दोनों चीज़ों को या तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाह रहा है, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट एज वेल, जब तक वो क्लियर है उन चीज़ों के बारे में, मैं इस चीज़ को कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ. एंड आई थिंक कि वो जनरली क्लैरिटी के साथ ही करते होंगे वो चीज़ों को, कि मैं सबको सेलिब्रेट करूँगा, ये सब कुछ ही का बेस्ट लेना चाहूँगा रादर देन जस्ट स्टिकिंग ऑन टू वन थिंग. तो उनका अपना वो भी पैरामीटर आ सकता है. बिल्कुल. यहाँ पर एक अलग सवाल पूछना चाहूँगी आपसे. सेलिब्रिटी की बात करते हैं हम लोग. ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है यार. ये जो हीरोइन आई है, मुझे याद है दिया से जब मैं बात कर रही थी, तब दिया मिर्ज़ा ने मुझे भी बताया था कि ऐसा है कि मुझे कई सारे रोल सिर्फ इसलिए नहीं मिलते थे बिकॉज मैं गरीब नहीं दिखती, मैं बहुत सुंदर थी उस रोल के लिए. बहुत कॉमन धारणा है, अगर वो सुंदर है तो उसको खूबसूरत के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होना चाहिए. बट हम इंटेलिजेंट लोगों को कभी इस नाम से टैग नहीं करते कि आप सुंदर क्यों नहीं दिखते. आप इंटेलिजेंट है तो अच्छी बात है, आप सुंदर क्यों नहीं दिखते, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, आप क्यों ऐसे ही आ जाते हैं, आ जाती हैं. मतलब हम दोगले हो गए हैं क्या? हम सुंदरता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही वो सुंदर दिखे या ना दिखे. क्या ये दोगलापन है? क्या ये लोगों को अच्छे लुक्स, आई मीन यू हैव टू पे फॉर लुकिंग गुड, इज इट? आई थिंक नो. आई थिंक इसमें एक ऐसा बैलेंस आ जाता है बिकॉज दोनों जेंडर में ये चीज़ कॉमनली प्रेजेंट है. हाँ, इन द सेंस कि अगर दुनिया मतलब आपको कितनी लड़कियों ने छेड़ा मुझे बताइए. नहीं उस सेंस में नहीं. मेरा पॉइंट है कि दुनिया मेन से अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करती है और वुमेन से अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करती है. दोनों बायस्ड चीज़ें एक्सपेक्ट करती है. हाँ. दुनिया would want a man to be powerful, to be strong, to be successful, to be earning good, and the world would want women to be beautiful, to be sorted, to be soft, to be kind, right? तो वो सारी चीज़ें डेफिनेशन ऐड कर दी ना आपने सोसाइटी ने. गलत ही है डेफिनेशन. आई एम नॉट सेइंग दे आर राइट डेफिनेशंस बाय एनी स्टैंडर्ड्स, बट दोनों के साथ ये चीज़ें हो रही है. तो दोगलापन दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है. बट जो बात आती है इंटेलिजेंस विथ लुक्स एंड अदर थिंग्स अबाउट इट, तो ये इसलिए होता है बिकॉज जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं या किसी भी मूवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम किसी भी इंसान के एक चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो सोसाइटी ढूंढ रही है. सोसाइटी क्या देख रही है कि क्या हम एक ऐसे इंसान या एक ऐसे मैन को आइडलाइज करेंगे जो वीक है, पैसे नहीं कमा रहा है, फेलियर है ऑन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सक्सेस. अरे बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं, मैं बताऊँ आपको नाम. राम लखन में लखन को एक्सेप्ट ज़्यादा किया गया था. वो कनेक्ट के टर्म्स पे, बट उसको आइडलाइज नहीं करेंगे. हाँ, आइडलाइज नहीं करेंगे. तो वैसे तो ऑब्वियसली चीज़ें आ गई, मतलब वैसे चक दे इंडिया में मूवीज़ भी ऐसी है जहाँ पे ब्यूटी का इतना इम्पैक्ट रोल नहीं था, बट पॉइंट इज कि आइडलाइज, जहाँ पे हम देखेंगे आई हैव टू लुक अप टू दिस पर्टिकुलर पर्सन. तो मेन को ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखाएंगे ना कि वीक वाला और नॉट सो अर्निंग, नॉट सो सॉर्टेड, सिंपल मिडिल क्लास गाय. नो वन विल वांट टू लुक अप टू दिस पर्टिकुलर पर्सन. सेम वुमेन के साथ वो चीज़ें आती है. आई एम नॉट सेइंग दीज आर राइट थिंग्स, गलत ही है, बट सोसाइटल स्टैंडर्ड्स बन चुकी है ब्यूटी और पावर को लेकर एक तरीके से. तो जब वो ब्यूटी वाली चीज़ आती है वुमेन के टर्म्स में, तो लोगों का ये थॉट आता है कि ब्यूटी है तो इसको शायद चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती है, इसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है बिकॉज सब कुछ तो मिल ही रहा है ना. एक स्माइली तो करनी है, राइट. तो कहीं ना कहीं एक बायस्ड पॉइंट बन जाता है. कहीं ना कहीं फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन वो फ़ायदे आपके करियर या बाकी चीज़ों को ड्राइव नहीं करती है. वो फ़ायदे कुछ और होंगे सोसाइटी के लेवल पे, लोगों के परसेप्शन को लेवल पे, बट ऑफ कोर्स प्रोफेशनली शायद उतना ना करें. राइट. सेम चीज़ इधर मेन के साथ भी वही चीज़ होता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने पावरफुल हो, कितना पैसे कमा रहे हो,
ये चीज़ें कितनी ड्राइव करेगी आपके सोसाइटल सक्सेस को? यस शायद करेगी, बिकॉज लोग चाहेंगे ओके देखो ये बंदा हमारी कॉलोनी में है, हाँ बहुत अच्छा कमा रहा है, तो लोग देखो इसकी तरह बनना है, इसकी कुंडली निकलवाइए जरा। राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो समवेयर वो भी चीज़ आ जाता है। तो आई थिंक ये सोसाइटल नॉर्म्स है जो जिसको हम बहुत आइडलाइज करते हैं थ्रू आवर मूवीज, थ्रू आवर बुक्स। इनफैक्ट फन्नी खान नाम की एक फिल्म थी जिसमें ऐश्वर्या राय खुद कहती हैं कि आपको क्या लगा, सुंदर दिखती है, सेलिब्रिटी है, महंगे महंगे कपड़े पहनती है, तो इसको रोल ऐसे ही मिल जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे मिल जाते होंगे, वो चीज़ चल रही है। इस चीज़ का ब्रेन हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम कन्फ्यूजन में हैं, हम डिनाई करते हैं ब्यूटी को। व्हाट इज़ योर टेक? मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये चीज़ को मानती है, एंड दैट्स द ट्रुथ। वो मानती है कि मे बी इफ़ यू आर गुड लुकिंग देन यू हैव इट ईजी, स्पेशली एज अ वुमेन। मेन के लिए फिर भी वो चीज़ उतना अप्लाई नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता होगा, बट वुमेन के लिए ज़्यादा होता है दैट इफ़ यू आर गुड लुकिंग देन यू हैव इट ईजी, बिकॉज आपको हर तरफ से वो अनड्यू अटेंशन मिलेगा जब चाहो या ना चाहो। एंड समहाउ अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी वुमेन को मिलता है, नॉट इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, राइट, जो कि उनको हेल्प नहीं कर रहा ग्रो करने में, बट फालतू का लोग अटेंशन दे रहे हैं। जैसे इफ़ यू गो इन टू अ कॉर्पोरेट प्लेस और मीटिंग और अ स्पेस, तो वहाँ लोग आपके पीछे मंडरा रहे होंगे टू हेल्प यू टू डू समथिंग, टू गेट प्रमोशंस एंड टू डू दिस एंड डू दैट। तो वो है एक रोल, बट एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू वर्क इज व्हाट दैट मैटर्स, राइट। तो लोग कनेक्ट कर देते हैं मेजर प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी, बट डज नॉट हैव अ बिग रोल टू प्ले। एट द सेम टाइम अगेन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, मैंने बीच में एक रील भी देखी थी कि प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड, जो लड़की 12-13 साल से सुंदर दिखना शुरू हो गई, स्कूल का वॉचमैन हो या आसपास का वो चाय वाला हो या स्कूल के बच्चे हो, सीनियर हो, जूनियर हो, साथ वाले हो, एट टाइम्स टीचर हो, दे विल ऑलवेज लुक, यू नो, ऑलवेज, हमेशा उसको वो एक प्रेशर रहेगा कि मेरे पीछे निगाहें चल रही हैं। बिल्कुल, कितना ट्रॉमेटिक होता होगा। बहुत। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर वो इंसान या वो लड़की उस चीज़ को आइडेंटिटी बना ले, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके पर्सनैलिटी ग्रोथ को हैम्पर करना चालू कर देती है, राइट। कि मुझे एक तरफ अटेंशन मिल रहा है, और इससे एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है ना कि आर एफर्ट्स मूव टुवर्ड्स प्लेसेस वेयर वी गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अटेंशन, राइट। कि अगर उससे दिख गया ये चीज़ या ऑब्जर्व होने चालू हो गया चीज़ कि ये चीज़ में मुझे अटेंशन मिल रहा है, बाकी चीज़ों में पढ़ाई कितनी कर लूँ कोई मुझे इतना पूछ नहीं रहा है। In a negative sense. हाँ, Does it traumatize? हाँ, that's what I'm saying कि वो इम्पैक्ट करना चालू करता है ना आपको उस तरीके से कि मैं पढ़ाई कितनी भी कर लूँ तो वो इतना कोई ध्यान नहीं देगा कि मैं कितनी सुंदर दिखी हूँ, उस चीज़ को कितना लोग प्रायोरिटाइज करेगा, उस तरीके से पॉजिटिव तरीके से बात करेगा उस चीज़ को लेकर। तो उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके दिमाग में, बिकॉज यू स्टिल यंग। आप 12-13-14 साल की लड़की हो, आपको कहीं पता है अभी दुनिया के बारे में, आप चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो समवेयर आपका दिमाग सबकॉन्शियसली आपको उन चीज़ों की तरफ और पुश करेगा कि माई गोल शुड बी टू लुक गुड, माई गोल शुड बी टू प्रिजर्व दिस गुड लुकिंग थिंग एंड टू एक्ट आउट इन अ पर्टिकुलर वे दैट मेंटेन्स दिस लिबर्टी फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, आपके चॉइस ऑफ पीपल दैट यू आर डेटिंग, द चॉइस ऑफ पीपल यू आर गेटिंग इन टू रिलेशनशिप विथ, द चॉइस ऑफ करियर मूव्स यू मेक विल ऑल बी समवेयर सबकॉन्शियसली ड्रिवन बाय दैट। कि फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस में अच्छी हूँ, लेकिन दुनिया बोल रही है तुम तो मॉडलिंग करो, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे साइंस पसंद है, बट आप जा रहे हो मॉडलिंग की तरफ बिकॉज आपको लग रहा है कि यार दुनिया तो बोल रही है मैं सुंदर, अप्रिसिएशन वहाँ ज़्यादा है, राइट। तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली आपको उधर पुश कर रहा है, आपको कुछ और पसंद था, तो आपकी रियल पर्सनालिटी साइड में चली गई, आपकी एक चीज़ का हाईलाइट हो गया एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लाइफ, एंड ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, आपको पता भी नहीं कि हो रहा है आपके साथ ये चीज़, बट सबकॉन्शियसली हो रहा है आपके साथ। एंड ये सेम चीज़ मेन के साथ भी होता है कि मेन को जो दिखाया जाता है कि एक होता है ना माचो मैन कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अल्फा, राइट। तो अगेन अ मैन जो सॉफ्ट, जो सेंसिटिव, जो काइंड मैन है, कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा उससे, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, कोई वुमेन भी अट्रैक्ट नहीं हो रही उससे, लेट्स से। तो मेन के ऊपर एक प्रेशर आ जा रहा है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल अल्फा मैन बनना है, जो भी डिफरेंशियल अल्फा मैन का। तो समवेयर वो अपने एक्चुअल सॉफ्ट सेंसिटिव साइड को और मारना चालू कर देता है। एंड आप नोटिस करते हो ना शिफ्ट, अब लड़कों में स्पेशली सडनली 12-13 साल की उम्र में बच्चे, लड़के अचानक से बच्चे से अडल्ट बन जाते हैं। हाँ, जिम में जाते होंगे। जिम तो नहीं, मतलब दिखने में नहीं, मेंटली वो एक जोन में चले जाते हैं अपने, वो कम बात करने लग जाते हैं, वो एक
रोल कैरेक्टर प्ले करना चालू कर देते हैं कि आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू बी दिस, आई हैव टू बी सॉर्टेड, एंड दिमाग में चल रहा है उनकी कहानी, बिकॉज वो अपनी सोसाइटी अपने सर्कल में ही देख रहे हैं अच्छा कि इफ़ यू आर अ सॉफ्ट सेंसिटिव काइंड गाय, कुछ नहीं है आपके लिए, आपको बनना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दिस इज वॉट अट्रैक्ट्स वुमेन। तो आप वो रोल सबकॉन्शियसली अपनाना चालू कर देते हो, आप मिस्टीरियस। इनफैक्ट थोड़ा सा ये चीज़ ना नेटफ्लिक्स की एक एडोलेसेंस करके एक सीरीज़ आई है, वेल मेड, सर्टनली जितना डील करना चाहिए था उतना डील मुझे पर्सनली नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें कहीं पुश की गई और किसी ने बताया नहीं कि ये ठीक नहीं होता है। हाँ। तो ऐसे में क्या कोई एडवाइस दी जा सकती है इन 12-13 साल के लड़कों को एंड एट सेम टाइम लड़कियों को भी? आई थिंक यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा। दुनिया जितनी इवॉल्व कर चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुकी है ना कि हज़ार इन्फॉर्मेशन है, लाखों इन्फॉर्मेशन है, एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन नहीं है। हाँ, एक बोलता है पानी ज़्यादा पियो, एक बोलता है पानी कम पियो। एग्जैक्टली, राइट। हाँ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे मत पियो। तो एंडलेस इन्फॉर्मेशन है, कितना कर लोगे आप, कितना ही ऑब्जर्व कर लोगे उन चीज़ों को। लेकिन एक बच्चे का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होता है हमेशा पेरेंट्स होते हैं, बट वो इन्फ्लुएंस ही अगर वीक हो जाए तो बच्चा बाहर ढूंढना चालू करेगा इन्फॉर्मेशन और उस पर रिलाई करना चालू करेगा। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे से एक कनेक्ट तोड़ने ना दो। अगर बच्चा से आपका कनेक्शन टूट गया कम्युनिकेट करने का, शेयर करने का, देन द चाइल्ड कैन गो इन एनी डायरेक्शन। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द चाइल्ड कैन गो इन एनी डायरेक्शन, एंड दैट कैन बी वेरी फेटल एंड वेरी बैड एज वेल। एक और पैटर्न जो इस समय यंगस्टर्स में देखते हैं बहुत बार, अगेन रील्स की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो बहुत बार ना, अरे वो नंबर 1 नहीं आया तो क्या, वो नंबर 2 और नंबर टॉप 5 में तो आ ही गया है। समवेयर वी डिस्कार्डेड टॉपर, बिकॉज वंस इन योर लाइफ और समबडीज लाइफ द टॉपर वॉज, जैसे बोलते हैं ना कि उससे ज़्यादा ताज में चमकीला कोई हीरा नहीं बचा था, तो टीचर्स ने सिर्फ उसको चमकने दिया, बाकी सबको अंधेरे में डाल दिया। तो उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आज जो नंबर 2 या नंबर 5 या नंबर 6 पर आने वाला बच्चा जो है वो नंबर 1 को डिस्कार्ड कर रहा है। दोनों की मेंटल सिचुएशन पे अगर आप बता सकें। राइट, आई थिंक दोनों के अगेन प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज ये है कि एटलीस्ट वी आर नॉट साइड लाइनिंग अदर पीपल एज वेल। हम सिर्फ अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम प्रोसेस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है एक तरीके से। एक बुरी चीज़ ये है कि हम बोल रहे इट्स ओके टू कॉम्प्रोमाइज अ बिट एंड नॉट ट्राई हार्डर। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि हम अगर कुछ ट्राई कर रहे हैं तो सब कुछ रिजल्ट उसको डिफाइन नहीं करेगा, बट हाँ ये ज़रूरी है कि हम ट्राई कर रहे हैं तो आई कैन डू बेटर इन दैट। हम उसको एंड ना कर दे। अगर हम 5th आते, 4th आते, 3rd आते, दैट शुड नॉट बी द एंड पॉइंट। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट अब उसको सेलिब्रेट करने लग जाए 3rd एंड 4th एंड 5th को, तो समहाउ वो चीज़ हमारी नेगेटिव हो जाएगी। हम वहीं पर सरेंडर करना चाहेंगे, उसी को एंजॉय करना चाहेंगे, उसी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर दें तो यही लोग जो सेल्फ अक्लेम्ड लोग होते हैं वो आकर बोलते हैं कि इनका मेंटल प्रेशर हो जाएगा इनके ऊपर, या फिर इन लोगों के ऊपर उनको ट्रॉमा हो जाएगा। तो क्या हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को या हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे यहाँ न्यू जॉइनीज़ को थोड़ा भी प्रेशर नहीं करें, या है तो क्या 5 किलो का प्रेशर अलाउड है या 10 किलो का प्रेशर अलाउड करें? आई थिंक इट्स नॉट अ लॉट टू डू विद द प्रेशर, but it has a lot to do with how you deal with the pressure and how you communicate about the pressure. प्रॉब्लम ये था ना कि हमारे पिछले जनरेशन्स में प्रेशर दिया जाता था तो तरीका का सही नहीं था कभी प्रेशर देने का। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दिया जाता था प्रेशर, और स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिब्रेट भी किया जाता था बाकी चीज़ों को। राइट कि फर्स्ट आया तो बहुत, मतलब फर्स्ट आया है तो उसको ओवरली अक्लेम, ओवरली सेलिब्रेट, ओवरली इन्जॉय, एंड बाकी चीज़ों को ओवरली इग्नोर एंड ओवरली स्कोल्ड एंड ओवरली पनिश। वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कभी भी चीज़ों को डील करने से चीज़ें एक आइडेंटिटी का रूप ले लेती है। हमें क्या करना है ना कि हम, इंसान का हमेशा फोकस होना चाहिए ग्रोथ, इवोल्यूशनरी ग्रोथ। इंसान ग्रो करना कब बंद हो जाता है? जब उसे लगता है कि या तो मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ, या तो उसे लगता है कि अगर मैं इसको क्वेश्चन करना चालू करूँगा तो मुझे पेन फील होगा, बिकॉज दुनिया हमें पेन फील कराएगी। तो हम अवॉइडेंस के पाथ में चले जाते हैं। राइट, तो अवॉइडेंस इसलिए आता है ना बिकॉज मे बी ट्रॉमा इज़ टू स्ट्रॉन्ग, द पेन एंड द फोर्स इज़ टू स्ट्रॉन्ग। तो हमें कभी भी मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम मीडियोकर को पनिश करें। हाँ, ये तो है, ये तो है। तो एक मिड वे कि आप उसको सेलिब्रेट भी ना करो कि बहुत बढ़िया, लेकिन आप ये भी ना करो
कि तुमने कुछ पाप कर दिया. एक्सेप्टेंस, आई थिंक ठीक है, हम 5th है यहाँ पर, 10th है, कम मैं अच्छा काम नहीं किया, इसमें कुछ बुराई बात नहीं होगी, बट हाँ आई हैव स्कोप टू डू बेटर. बिल्कुल. राइट. तो ये कम्युनिकेशन, ये कॉन्वर्सेशन. प्रॉब्लम ये होता है कि ये बैलेंस जो बड़े लोग हैं वही नहीं कर पाते, बिकॉज वही इस ब्लैक और वाइट में देखते हैं चीज़ों को ना. तो जब वो ब्लैक और वाइट में आप ही देखोगे दुनिया को, तो आपका तरीका भी उन चीज़ों से डील करने का थोड़ा वही एक्सट्रीम्स में आएगा. अच्छा, आप साइंस फील्ड के हैं, आपको ह्यूमन बिहेवियर मोर साइंटिफिक में चीज़ों को डील करना, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करती हैं. आपने बैलेंस कैसे किया? क्योंकि साइंस एंड इमोशन नेवर गो टुगेदर. राइट. हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज साइंस एक था साइंस और अब आर्ट्स, इट्स प्योर आर्ट्स, राइटिंग एंड डूइंग दिस. इसमें भी साइंटिफिक रोल है वैसे तो, बट हाँ, इससे थिंक यही मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, ये कोलैबोरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स. हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज सी, साइंस टीचेज यू टू थिंक एंड आर्ट्स टीचेज यू टू एक्सप्रेस. ओह, सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट. मैंने बस इसके थ्रू एक्सप्रेस करना चालू किया. हाउ ब्यूटीफुल. तो ये प्रोसेस वॉज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज समवेयर ये चीज़ दिखता था मुझे, मतलब ये चीज़ मुझे अभी भी यही लगता है कि साइंस में एक्सप्रेशन की कमी है और आर्ट्स में साइंस की कमी है. तो दिल का दिमाग और दिमाग का दिल दोनों का जवाब आप हो. एग्जैक्टली, यस. कि आर्ट्स काफ़ी बार काफ़ी इमोशनल होता है, मतलब जो कहानियाँ पोएम्स सुनते हैं, मुझे कभी लॉजिकल नहीं लगता है. आपकी लव मैरिज कैसे हो गई? बिकॉज वहाँ भी बैलेंस था. वी बोथ आर वेरी बैलेंस्ड इन दैट सेंस, साइंस एंड आर्ट्स वाले सेंस में. तो शायद हम दोनों उस पॉइंट पर कनेक्ट हो गए. चलो, ये अच्छा हो गया, कहीं कनेक्ट हो गए. Yes. बट सीरियसली, लव इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन. इट कैन गो पॉजिटिव, इट विल टेक यू टू शीरी फरहाद एंड वो दशरथ माझी जिसने पूरे अपने वाइफ के लिए रास्ता ही और पहाड़ निकाल के रास्ता बना दिया. ताजमहल भी बन गए, कहीं मंदिर भी बना दिए गए, एक ने तो सब कुछ त्याग दिया, मीरा बन के श्री कृष्ण की होकर रह गई. तो वही नेगेटिविटी भी लेकर आता है. ब्रेन कैसे बिहेव करता है जब आप पॉजिटिवली इन लव होते हैं, और ब्रेन कैसे बिहेव करता है जब आप नेगेटिव इनटू होता है. हमारे यहाँ होते थे रिक्शा वाला, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको मना कर दिया तो उसने ससुराल वालों को फ़ोन लगा दिया कि लड़की अच्छी नहीं है और शादी तुड़वा दी, टाइप की चीज़ें भी होती है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग. पीपल डोंट एक्सेप्ट दैट. इट्स ओके, इट डिडंट वर्क, दैट्स इट. एक दूसरे को नमस्कार बोल के आगे चलो. दोनों टाइम में ब्रेन के क्या बिहेवियर होते हैं जिसको पकड़ना चाहिए ताकि एक्सट्रीम ना हो जाए? दोनों साइड बिहेवियर सेम होता है. अच्छा, बट एक्सट्रीमिटीज़ में. अच्छा, बिहेवियर इन द सेंस कि दोनों समय क्या हो रहा है, दोनों इंसान एक्सट्रीमिटीज़ में तो बिहेव कर रहा है ना. या तो वो हैप्पीनेस के थ्रू निकल रहा है, या तो नेगेटिविटी सैडनेस के थ्रू निकल रहा है. हैप्पीनेस अगर वर्कआउट कर जाए तो हैप्पीनेस के थ्रू निकल रहा है कि मैं बहुत ओवरली पैशनेट एंड पावरफुल तरीके से कुछ अच्छा कर रहा हूँ, नहीं तो सेम उस पैशनेट एंड पावरफुल तरीके से कुछ नेगेटिव कर रहा हूँ. चीज़ तो सेम है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग रियली, कि जो आपने बताया कि लव इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इमोशनल थिंग, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. हम काफ़ी बार लव को ना एक बहुत ही मैजिकल एंड बहुत ही सुपर नेचुरल एंड बहुत ही गॉडली चीज़ से, डिवाइन चीज़ के साथ कनेक्ट करना चालू कर देते हैं. बट इट इज़ नॉट. लव इज़ वेरी सिंपली अ बायोलॉजिकल थिंग. लव इज़ प्योरली बायोलॉजिकल, एंड उसका पर्पस मैं बताता हूँ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ. डिफिकल्टी, ये जितने भी शायर वायर होंगे ना, सब बाहर खड़े होंगे आपका. सीधे सीधे वर्बल इनकाउंटर चलने वाला है. ये कैसे बोल दिया आपने? राइट, मैं बताता हूँ. तो लव इज़ प्योरली बायोलॉजिकल. क्यों? बिकॉज लव क्या फील कराता है आपको बहुत स्ट्रांगली चीज़ें फील कराता है. एंड इसका पर्पस जो मैंने बात की पहले भी, कि अगर आप किसी भी चीज़, आपके सामने शेर आता है, आपका रिएक्शन क्या होगा? डर. आप भागोगे उस शेर से देख कर. सो दैट इज़ ऑल्सो एन इमोशन. एक इमोशन है फियर, एक इमोशन है एंग्जाइटी, एक इमोशन है हैप्पीनेस, एक इमोशन है सैडनेस. अब इस सारे इमोशन को इकट्ठा कर लो, ये है लव. ओह गॉड. तो दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स, बट है तो इमोशन ही ना. एंड इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब इंसान इवॉल्व कर रहा था, एक इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के थ्रू बता रहा हूँ, जब इंसान इवॉल्व कर रहा था, ह्यूमन बींग्स वर नॉट द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज. हम नहीं थे डोमिनेंट, हम सर्वाइव नहीं कर पाते. कोई ना कोई जानवर हमें खा जाता. तो हमें प्रोक्रिएट करना बहुत ज़रूरी था, रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए. एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन could have been a very boring and a very tedious and a very disgusting mechanical and disgusting, correct, if not with love and emotion. तो वो जो प्यार की फीलिंग आती है, इसका पर्पस था प्रोक्रिएशन,
ताकि आप उसको सेलिब्रेट कर सको, एंजॉय कर सको और उसके लिए कुछ कर सको ताकि आप अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा सकें. हाँ. तो दैट इज़ वाई लव इज़ प्योरली बायोलॉजिकल. बट लव डज नॉट हैव द पावर टू टेल यू कि वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं सही है. लव सिर्फ ये बता सकता है कि हाँ हम एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं इस चीज़ को. Okay. बट लव ये नहीं बताएगा कि ये इंसान के साथ आपकी चीज़ें सही होने वाली या नहीं होने वाली. बिकॉज लव सिर्फ एक काम करता है, वो आपको ब्लाइंडेड करता है. एंड अगेन लाइक आई सेड, इज इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे एज वेल. अगर ये ब्लाइंडेड फीलिंग आपकी उस इंसान के साथ आती है जो इंसान सच में अच्छा है, तो इज़न्ट दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर. Yes. कि आप ब्लाइंडेड हो, आप बिल्कुल केयर फ्री बैठ रहे हो और आपको पता है दूसरा इंसान मुझे यहाँ से निकाल देगा. आप कार में बैठे हुए मस्त सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो पीछे, आपको पता है कि माई पार्टनर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड मैं इंजॉय करके रिलैक्स करके जस्ट रिलैक्स हो सकती हूँ यहाँ पे. ये पावर ऑफ ट्रस्ट है ना, पावर ऑफ लव है ना. लेकिन आप डर के रहो तो ये पावर ऑफ लव नहीं हुआ. आप कार में बैठे हो लेकिन डर लग रहा है कॉन्स्टेंटली, कुछ हो जाएगा तो, कुछ हो जाएगा तो, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो दैट्स अ नेगेटिव थिंग. तो ये ब्लाइंडेडनेस वाली चीज़ तभी स्ट्रांग बनती है जब आपको ट्रस्ट हो पाता है. प्रॉब्लम क्या होता है आज के रिलेशनशिप्स में, पहले भी यही होता था कि ये ब्लाइंडेडनेस वाला चीज़ जितनी जल्दी आ जाए उतना प्रॉब्लम है. अच्छा. तो ये ब्लाइंडेडनेस वाले फीचर को आने के पहले हम थोड़ा खुद का डिलीजेंस थॉट प्रोसेस क्रिएट कर दे, लॉजिक क्रिएट कर दे, तो आई कैन सेलेक्ट अ गुड पार्टनर फॉर माई सेल्फ. गुड पार्टनर की डेफिनेशन तो कोई नहीं होती है ना, क्योंकि उसके बाद भी तो देयर आर मेनी डिवोर्सेस, टू पीपल एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पीपल बट स्टिल नॉट टुगेदर. सिचुएशंस एंड हैंडलिंग कैपेसिटी पे मैटर करता है ना, इन द सेंस कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से, मुझे क्या चाहिए अपने पार्टनर से. तो अगर मुझे 5-6 चीज़ें चाहिए अपने पार्टनर से और खुद से, एंड वो चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रही है मेरे पार्टनर के साथ, बट हमने स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट फील किया था बायोलॉजिकली एंड मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, तो मुझे लगा तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना, मज़ा आ रहा है. बट दैट वाज जस्ट एन हनीमून फेज. आपने क्या प्रॉपर्ली असेस किया था इस चीज़ को कि हम एक दूसरे की इन नीड्स को फुलफिल कर सकेंगे? नहीं किया था. हमने तो बस एक्साइटमेंट के ऊपर अपने डिसीजन ले लिया ना कि बहुत मज़ा आ रहा है, बट आपको मज़ा तो किसी और के साथ भी आ जाता है. ये तो बायोलॉजिकल है. ये तो मतलब अगेन यहाँ पे अपब्रिंगिंग वाली मैं बात कहूँगी. मतलब 22-23 साल तक की लड़की एंड लड़के को एक्चुअली नहीं मालूम होता है कि उनको पार्टनर में चाहिए क्या. बिल्कुल सही बात है. तो क्या शादी डिले करनी चाहिए? क्योंकि अगर डिले की तो फिर बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ अ वुमन विल आल्सो बी ऑन स्टेक. बिल्कुल. आई थिंक वो बैलेंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि बैलेंस को क्रिएट करना. बैलेंस ढूंढने की भी तो कोई बैलेंसिंग मशीन होती होगी ना. जैसे आपने बोला 22-23 साल, इफ टू पीपल स्टार्ट फॉलिंग इन लव, तो देयर इज नो रश फॉर यू टू डिसाइड कि मुझे शादी कर लेनी है इस पॉइंट पे. आप पहले ऑब्जर्व तो करो, साथ बिताना समय चालू करो, साथ रहना चालू करो, साथ ऑब्जर्व करना चालू करो, एंड एक दूसरे को नोटिस करना चालू करो कि हम एक दूसरे के साथ क्या क्या चीज़ें कर पा रहे, किस तरीके पे कर पा रहे, कैसे डिफरेंसेस को हैंडल कर पा रहे एक दूसरे की. एंड देन थिंक अबाउट इट कि हम कहाँ जा रहे हैं. काफ़ी हद तक चीज़ें वर्कआउट कर जाएगी अगर आप उसको डिलीजेंटली प्रोसेस को फॉलो करोगे तो. बट आपने जस्ट बिकॉज वो एक्साइटमेंट के बेस पे आपने डिसाइड कर लिया कि यही है, दिस इज़ द पर्सन, देन इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. क्योंकि आपने फिर तो सिर्फ एक्साइटमेंट एंड सिर्फ इमोशंस की किक पे डिसीजन लिया. चलिए यहाँ तक ठीक है. कई बार एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होते हैं, कई बार फिजिकली ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार इमोशनल हो जाते हैं. एक व्यक्ति की लव मैरिज हुई है लेकिन फिर भी वो दूसरी की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जैसे एक आम भाषा में बोला जाता है व्यभिचार है. चाहे वो व्यभिचारिणी हो चाहे वो व्यभिचारी हो. बिल्कुल. तो ऐसे में मतलब हाउ डू यू डील विद सच टॉपिक्स मेंटली, विद मेंटल स्ट्रेंथ? राइट. सी पहले तो समझना कि क्यों हो रहा है. अब आई टेल यू, इसका एग्जैक्ट रीज़न यही होता है कि आपने अपने किसी इंसान के साथ शादी करी, किस बेस पे करी कि एक्साइटमेंट था और किक था. तो आपने एक्साइटमेंट फील किया, किक फील किया, मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत मज़ा आया, बहुत पैशन था उस चीज़ के पीछे, आपने शादी कर ली. बट जब शादी करी, द रियल लाइफ कम्स इनटू द पिक्चर. अब जिंदगी चालू हो रही है यहाँ से. अब फाइनेंसेस, डिफरेंसेस, इमोशंस, पीपल, फैमिली, बच्चे, हज़ार चीज़ बीच में आ गई. लेकिन हमारे एक दूसरे में वो मैच्योरिटी, कैलिबर, या हमने समय भी नहीं दिया शायद उन चीज़ों को डेवलप करने का, कि हम उस पर कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाए. तो क्या हमने जो इंटीमेसी थी, इमोशनल इंटीमेसी थी, बिल्ड करने का मौका था, वो तो बिल्ड ही नहीं हो पाया. वो एक्साइटमेंट ने हमें ड्राइव किया, हमने कर ली शादी. तो अब हम दोनों अलग अलग पाथ पे चल रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे, ज़रूर रह रहे कमरे में, बट ज़िंदगी काट रहे. तो दिमाग ढूंढ रहा है अब कुछ एक्साइटमेंट एंड किक अगेन, बिकॉज उसे तो बस एक ही चीज़ पता है, ये एक्साइटमेंट एंड किक इज़ व्हाट इज़ लव. ओके. उसे नहीं पता कि लव इज़ मोर देन जस्ट एक्साइटमेंट एंड किक.
वो छोटे छोटे चीज़ें जो होती है वो लव को डिफाइन करती है। ये एक्साइटमेंट तो लिटरली आई एम टेलिंग यू कि किसी के साथ भी फील हो सकता है, इतना बायोलॉजिकल है वो एक्साइटमेंट और किक, राइट। तो वो अब आपने खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मुझे ये एक्साइटमेंट एंड किक पहले फील होती थी, अब नहीं फील होती है, मतलब आई एम नो लॉन्गर इन लव विथ यू। लोग यही बोलते हैं ना, I fell out of love. We grew apart. I fell out of love. Why did you fall out of love? Because आपने बस एक्साइटमेंट को ही लव से इक्वेट कर दिया ना। तो आपको लगा जब हनीमून फेज खत्म हुआ शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, तभी हम मज़ा नहीं आ रहा है एक दूसरे के साथ, एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही है। बट आप क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ एक्साइटमेंट फील करने के लिए? दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब वो फील खत्म हो गया तो आपका दिमाग ढूंढ रहा है फिर से, आई वॉन्ट टू बी इन लव बिकॉज दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी इन। तो फिर से एक्साइटमेंट एंड किक ढूंढना चालू करते हो। जब ढूंढना चालू करते हो, कहीं ना कहीं दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है और कहीं ना कहीं दुनिया में इतने लोग अवेलेबल है और इतने परेशान लोग हैं कि लोग मिल भी जाते हैं। बिकॉज परेशानी इज द मेन रूट कॉज ना। जहाँ स्ट्रेस है वहाँ ये लोग करना चाहेंगे ज़्यादा। स्ट्रेस कम होगा तो लोग ज़्यादा बैलेंस रहना चाहेंगे। तो लोग उस पाथ पे जाना भी चालू कर देते हैं। समहाउ मिल जाता है आपको कोई ना कोई, देन फिर एक्साइटमेंट इनके आता है उस फीलिंग के साथ। लेकिन अगेन वो भी शॉर्ट लास्टिंग है, फिर वो भी खत्म होता है, फिर कोई और आता है। सो एक कांस्टेंट पैटर्न चलता रहता है, राइट। एंड यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है ना, डिफरेंसेस मेन एंड वुमेन के बीच में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी बड़ा कॉमन पैटर्न आता है। मेन ऑफन चीट फॉर फिजिकल इंटीमेसी, women often cheat for emotional intimacy. Okay. Of course, they both converge after a particular point. Okay. That means अगर कोई women किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं तो वो इसका उनका इनिशियल थॉट प्रोसेस कभी फिजिकल इंटीमेसी का नहीं होता कि मुझे फिजिकल इंटीमेसी मिलेगा इस इंसान के साथ। वो पहले इमोशनल इंटीमेसी ढूंढ रहे होते हैं बिकॉज उनका इमोशनल इंटीमेसी का जो मेन सोर्स था वो खत्म हो चुका था अपने मैरिज में। सो दे फीलिंग वेरी लोनली एंड डिप्राइव्ड एंड वेरी sorrowful, let's say. Suddenly someone comes into the life and shows them that I'm capable of giving you that emotional intimacy. I'm capable of listening to you and hearing you and talking about you and talking to you. तो women को लगा कि spark फिर से feel हुआ emotional intimacy के terms में. They get connected to this person because उन्होंने वो path दिखाया. तो emotionally connected feel हुआ and then eventually once you get emotionally connected, physical intimacy also follows. हाँ, correct. For men it's opposite way around. Spark खत्म हो गया मेरे marriage में. एंड मुझे इमोशनली मेरे पास बैंडविथ नहीं है एनीवे, तो मैं ढूंढ रहा हूँ एक्साइटमेंट स्पार्क फिर से, फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन एल्स। तो मैं फिजिकल इंटीमेसी ढूंढ रहा हूँ, बट मैं भी एक तरीके से ढूंढ रहा हूँ, मैनिपुलेटिव तरीके से ढूंढ रहा हूँ कि मैं वो 5 चीज़ें दिखाऊंगा कि मैं ये आपको देने वाला हूँ ताकि मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए। तो वी स्टार्ट मैनिपुलेटिंग इन दैट सेंस। तो ये 2 चीज़ें हैं, वो मैनिपुलेशन वुमेन के साइड से भी होता है काफ़ी बार, इमोशनली एंड मेन के साथ फिजिकली। तो ये भी बहुत ट्रिकी चीज़ है कि women are often looking for that emotional intimacy, men are often looking for physical intimacy, especially after a failed marriage or something. Okay. Okay. बट इन सब के बीच में महिलाओं का वो रूप और पुरुषों का वो रूप कब आ गया जब उन्होंने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पार्टनर का जीवन ख़त्म कर दिया और हैप्पीली आगे निकल गए विदाउट थिंकिंग। कई बार चीटिंग में भी वो उसको, मतलब मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, उनको सेक्रेटरी से प्रेम हो गया, पत्नी बच्चे, पत्नी सर्टनली वेरी डिवोटेड टू द मैन, बच्चे तो डिपेंडेंट ही होंगे, सड़क पर निकाल कर बाहर निकल लिए। मतलब फिर ये दिमाग आपका, आपके संस्कार, आपके लॉजिकल थिंकिंग, आपके इंटेलिजेंस, आपका विजडम कहाँ चला जाता है? आई थिंक वही प्रॉब्लम है ना कि अगर ये दिमाग से सोचा हुआ डिसीजन होता तो कभी ये यहाँ तक पहुँचते ही नहीं कि हमें ये काम करना पड़ता। प्रॉब्लम ये था कि हमने पहला स्टेप ही बिना दिमाग के लिया था, मतलब एक सिर्फ इमोशंस के बेस पे लिया था। शादी भी हमने इमोशनली ही की थी और अब हम जब निकाल रहे हैं उनको घर से तो वो भी इमोशनल डिसीजन ही है हमारा। हम ये बोल रहे कि अच्छा लव मैरिज की थी तो वहाँ पर कुछ अच्छा किया था, अब निकाल रहे तो कुछ गलत किया था। बट समवेयर उस पॉइंट पे भी आपको इमोशनली वो था ना ड्रिवन चीज़। लव मैरिजेस भी अच्छे हो सकते हैं या बहुत ही सेंसिबल हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर बैलेंस के साथ चीज़ों को करो तो। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ इमोशनली करते हो कि सिर्फ अच्छा एक्साइटमेंट वाली चीज़ पे कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बाकी रैशनैलिटी वाले पॉइंट्स को मिस आउट कर दे रहे हो एंड उसको वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, डील नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ आ जाती है कि इमोशनली कितना, बिकॉज कितने न्यूज़ आते हैं हमारे ज़माने तो बहुत आते थे, अभी भी बहुत आते हैं कि बहुत यंग कपल 15, 17, 18 साल के बच्चे या 20 साल के लोग शादी करके भाग गए, घर से भाग के शादी कर ले रहे, घर से भाग कर शादी कर ले, राइट। फिर 2 साल बाद वापस आ रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये चले गए वो चले गए।
तो वो भागने की टेंडेंसी क्यों आ रही है? बिकॉज इतना किक मिल गया ना उस चीज़ से कि हमें लग रहा है कि भाग कर ही करना पड़ेगा, कोई समझेगा नहीं उस चीज़ को। तो वो भी मे बी शायद उनके पास लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है घर की तरफ से, तो दे फील कोई समझने वाला नहीं है, तो मुझे एक स्टेप एक्सट्रीम स्टेप ही लेना पड़ेगा। राइट। तो वो भी एक्सट्रीमिटीज़ वाली चीज़ है कि हम कैसे उन चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को बैलेंस करके चलेंगे, वो डिफाइन करता है। उसको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने परमानेंट रिलेशनशिप की ज़िंदगी ख़त्म कर दी और आगे निकल गए। कई बार पकड़ाए गए तो आप जेल में हैं, कई बार नहीं भी पकड़ाए जाते हैं। बिल्कुल, इसे प्योरली लैक ऑफ एम्पैथी ना। एम्पैथी क्या कहता है कि आप जितनी अपनी फीलिंग्स को समझते हो उतना दूसरे इंसान की फीलिंग्स को भी समझते हो। अगर आप नॉन एम्पैथिक पर्सन हो तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को समझते हो, दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हो। तो आपको लगेगा जो मैं फील कर रहा हूँ वो सबसे सही है, दूसरे की फीलिंग्स पता नहीं। तो बेसिकली पॉइंट वही आ जाता है कि एम्पैथी नहीं होगा तो आप दूसरों को समझ नहीं पाओगे फीलिंग्स को, आप अपनी फीलिंग्स को कंसिडर ज़्यादा करोगे। और सबसे फ़नी चीज़ में ये आती है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को ट्रुथ मानते हैं, बट दे आर नॉट। विच मीन्स कि अगर आज मुझे फील हो रहा है ना कि आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू माई पार्टनर एंड आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू समवन एल्स टुडे, हम उस चीज़ को ट्रुथ मान लेंगे कि शायद ये कोई भगवान ने सिग्नल भेजा है और मुझे इसको अप्रिशिएट करके इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी गलती है। योर फीलिंग्स आर नॉट ट्रुथ, योर थॉट्स आर नॉट ट्रुथ, दे आर जस्ट पासिंग थिंग्स, पासिंग इन्फॉर्मेशन। एंड वो पासिंग इन्फॉर्मेशन कैसे आ रहा है? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट यू आर इन एज वेल। अगर आपने एक मूवी देख ली जहाँ पे ऐसा किसी इंसान ने फील किया, फिर इस तरीके से एक्ट किया, आपको लग रहा है ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना चाहिए मुझे भी। तो योर थॉट्स आर वॉट? योर थॉट्स आर नॉट योर्स. Your thoughts are a compilation of everything that is around you. I think that is one reason कभी अलविदा ना कहना को बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ बच्चन साहब खुद बोले कि भाई गलती हो गई। मेरे इंटरव्यू में पुराने एक बोला था कि गलती हो गई यार, अगली बार से ऐसा रोल नहीं करने वाला हूँ, सैम वाला रोल नहीं करूँगा। उसमें भी यही दिखाया गया था कि शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी दे आर क्वाइट लाइक ईच अदर, बट देन एट द सेम टाइम मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था जहाँ पे अगेन दिस टाइम ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट रानी मुखर्जी टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। वो अपने आप को ढूंढती है एंड देन शी गोज फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप। आई थिंक वो एक राइट ब्रेक के बाद का एक पॉज भी बहुत ज़रूरी होता है लोगों के रिलेशनशिप में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा रोल है। तो आई थिंक वही पॉइंट यही आ जाता है कि जब तक हम इमोशनल अवेयरनेस एंड लिटरेसी को नहीं इनकरेज करेंगे कि समझ पाना कि हम जो फील करते हैं, जो हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ें आती है दिमाग में, हर कुछ फैक्ट नहीं है, हर कुछ ट्रुथ नहीं है, हर चीज़ों पे सेम तरीके से सीरियसनेस के साथ एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो जस्ट बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टू समवन एल्स डजंट मीन दिस इज लव। आई एम जस्ट फीलिंग समथिंग। येस इट कुड बी, हो सकता है नेचुरल, आप इंसान हो सकता है आप अट्रैक्ट हो सकते हो किसी और के साथ, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पर एक्ट ही करो। अच्छा, इतने इंटेलिजेंट आप हो, आपको कभी किसी हीरो हीरोइन पे क्रश नहीं होता है? बॉय क्रश और गर्ल क्रश और व्हाटएवर, इट्स जस्ट अ प्योर क्रश। नहीं हुआ एक्चुअली। अरे यार बट लोगों को होते हैं। होते कई बार हीरो को देख के, कई बार एक्टर्स को या प्लेयर्स को देख के। ऐसे में डील कैसे किया जाए? बेचारा हस्बैंड क्या करे और बेचारी वाइफ क्या करे? नहीं ठीक है, अगर टिल द पॉइंट इट इज़ नॉट अफेक्टिंग एनीथिंग ऑफ द रिलेशनशिप, क्या ही प्रॉब्लम है? आप अप्रिशिएट कर सकते हो किसी इंसान को एज अ फ्रॉम अ फार ऑफ, बट हाँ वो चीज़ अगर ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाए देन बिकम्स अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप, बिकॉज वो दूसरे इंसान को भी बुरा लग रहा है। ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए। आई फील अट्रैक्शन इज नॉर्मल। आई फील ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, एक होता है मेन का इमोशन, एक होता है फीमेल के इमोशन पे बहुत सारी बात की जाती है, क्योंकि वो हर दूसरे दिन नए इमोशंस के साथ लड़कों के सामने आती है, हस्बैंड के सामने आती है या मम्मी पापा के सामने आती है। लड़कों के इमोशंस की बात तो होती है, मतलब अगेन आई वांट टू पुट द नेम ऑफ के ड्रामास, जहाँ पे वो लड़कों के इमोशंस को रोता हुआ भी दिखाते हैं, ट्रॉमा में भी दिखाते हैं, गुस्से में भी दिखाते हैं, लव भी दिखाते हैं, ही इज़ फॉलिंग इन लव एंड जस्ट ब्लैंकली अपनी गर्लफ्रेंड या जो भी है ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन उसको देखे जा रहा है। भारत में अभी भी उसको अब्जॉर्ब नहीं किया गया है। कहीं ये ट्रॉमा का कारण नहीं है, कहीं ये नेगेटिविटी का कारण नहीं बन जाता है, जो मैं मर्द हूँ को बढ़ावा दे देता है। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। राइट, आई थिंक है बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का, क्योंकि हमें लगता है कि मेन एंड वुमेन के इमोशंस अलग अलग होते हैं, जो कि नहीं होते। मेन भी वही इमोशंस फील करते हैं जो वुमेन फील करते हैं, बट मेन को कुछ इमोशंस के साथ हाईलाइट कर दिया गया, टैग कर दिया गया, वुमेन को कुछ इमोशंस के साथ टैग कर दिया गया एंड बोल दिया गया कि आपको इसी फाउंडेशन में रहना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अगर वुमेन को गुस्सा आता है तो काफ़ी बार नोटिस करोगे कि वुमेन जब गुस्सा आता है तो वो रोने लग जाती है। रोने लग जाती है। क्यों?
क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो दैट विल बी वेरी एंटी वुमेन लाइक। वुमेन को हमें गुस्सा करने की लिबर्टी नहीं दी गई है, बिकॉज दैट्स वेरी एंटी वुमेन ना। आप एज अ वुमेन आपको सॉफ्ट होना है, सेंसिटिव होना है, यू कैन नॉट बी शाउटिंग एट पीपल। तो जब आप गुस्सा करते हो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बिकॉज दैट्स नॉट सोसाइटी व्हाट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। तो आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं करना गुस्सा, तो यू फील सो हेल्पलेस, इट कम्स आउट एज क्राइंग। एंड सेम चीज़ मेन के साथ होता है कि मेन जब सैड फील करते हैं तो वो गुस्सा होने लग जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ें फेंकते हैं। राइट। तो बेसिकली मेन सैडनेस कम्स आउट एज एंगर एंड वुमेन्स एंगर कम्स आउट एज सैडनेस बिकॉज ऑफ सोसाइटी स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे में दोषी किसे माना जाए? आई थिंक ये गेम भी जो ब्लेम वाली बात हम कर रहे हैं, ये सोसाइटी का कंडीशनिंग है, सोसाइटी का एक रोल बना दिया गया है, उस तरीके से हम दुनिया को चलाते आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम सोसाइटी में रही है, जो सोसाइटी रहा है, एंड इट्स अ वेरी ट्रुथ की सोसाइटी हैज़ बीन वेरी मेल सेंट्रिक सोसाइटी जनरली पहले से, राइट। तो उन केसेस में एक तरीके से चीज़ें बनती आई है, और उस वक्त सिचुएशंस भी ऐसे थे शायद कि बनना पड़ा था मे बी, तो वो चीज़ें बन गई। बट हाँ, हमें विथ टाइम इवॉल्व करना ज़रूरी है ताकि हम एक तरीके से चीज़ों को देखें, प्रोसेस करें और ऑब्जर्व करें कि अगेन मेन एंड वुमेन आर नॉट डिफरेंट इन इमोशंस। अब जितना दोनों को ओपननेस दोगे, दोनों वो चीज़ें फील करके एक्सप्रेस कर सकेंगे विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट। लेकिन आप दबा कर रखोगे तो वो एक दो चैनल पकड़ेंगे, उसी में निकालते रहेंगे, और वो एक अनहेल्दी चैनल पकड़ लेगा। कई बार ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी दिखाई देता है, ये आपको वर्किंग स्पेस पे भी दिखाई देता है। एंड द सैड पार्ट इज हम लोगों के पास पॉश या विशाखा कमीशन जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करते हैं, बट आप कभी भी सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन नहीं कर पाते। और ये लड़कों के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, दोनों के साथ होता है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको भी आपकी नज़रों में कोई लीगल बाउंडेशन में ये किया तो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा और आपको इस पे इतनी सज़ा हो सकती है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? होनी चाहिए आइडियली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू दैट पॉइंट कि क्या है वो चीज़, बिकॉज वो बहुत सब्जेक्टिव है बहुत, एंड वो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आ सकती है, राइट। कि मैं आपको बोलता हूँ कि पानी पी लो आप, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कहता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो आपको लगेगा कि ये भी एक पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गया, जो कि आपका एक्सपीरियंस कह रहा है, बिकॉज आपके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा या पास्ट में कुछ हुआ होगा। तो ये मेरा इम्पैक्ट तो यहाँ पर गलत नहीं था ना। नहीं, कहीं तो बहुत डायरेक्टली भी कहा डायरेक्टली तो हाँ, कि आप थोड़ा सा पानी क्यों नहीं पी कर आती हैं, या आप हंसते हुए कितनी सुंदर दिखाई देती हैं, क्यों इतना दिमाग लगाती हैं, आप आराम से कीजिए, हम देख लेंगे। एंड ये उधर भी होता है एक्चुअली। ये बात ऐसी बात है ना कि इसमें ये ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं है ना जहाँ पर ये चीज़ें हम उस पर लीगल फाउंडेशन डाल दें। बट यस, मोरल ऑब्लिगेशन ज़रूर होना चाहिए इन चीज़ों को चेंज करने का। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो व्हाट्सएप पे बहुत फॉरवर्ड चलता है, कि देखा होगा आपने भी कि अरेंज मैरिज की रोटी गोल गोल सुंदर सी रोटी होती है, लव मैरिज की रोटी जली हुई है। जोक सुनने में लग रहा है, बट सच में अगर इसको आप डाइसेक्ट करो तो क्या डिनोट कर रहा है कि वुमेन का रोल अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, रोटी बनाना ही है। एंड अगर आप अरेंज कर रहे हो तो आपको एक पॉइंट ऑफ ऐसी लड़की मिलेगी जो आपके लिए डिवोटेड है, एंड आप किस बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। और अगर लव मैरिज कर रहे हो तो आपको अपने चीज़ छोड़ देना है, सिर्फ उसकी गलतियों के साथ फिर भी रोटी बनाएगी आपके लिए, एंड फिर भी आपको जली रोटी मिलेगी। फिर भी रोटी तो बनाएगी। रोटी तो बनाएगी। तो मतलब ये दिस इज आल्सो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन समहाउ। इनफैक्ट कई बार तो हर्ट इस चीज़ पे भी होता है कि मर्द बैठ के महिलाओं की हंसियाँ उड़ा रहे कि हमारी बीवियों को देखो, वो तो कुत्तों जैसा पालती हैं टाइप्स, और वो महिला साइड में खड़ी होकर जस्ट ये बोलती मैंने ऐसा कब किया। सो क्या इस सोच को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्योंकि ये मैं पर्सनली उस इंसान को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दूँ, मैंने किया भी हुआ है, मेरे 4 दोस्त और कर लेंगे, लेकिन क्या ज़रूरत नहीं है मर्दों को उन दोस्तों को बाहर निकाल देने की? 100% बहुत ज़रूरत है। ये मोरल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मोरल ऑब्लिगेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है। एज फैमिली इन चीज़ों को हम बढ़ावा दें, इस तरीके के सोच को बढ़ावा दें कि अगर मैं अपने फैमिली में चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे जिसका जोक का कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ों को फॉरवर्ड और उन चीज़ों को बातें ना करूँ, तो समवेयर मैं अपनी फैमिली में स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ। दूसरी फैमिली में हो ना हो मैं नहीं पकड़ सकता हूँ, या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चीज़ों को। बट दैट्स अ थिंग अबाउट सोसाइटल इवोल्यूशन, हमारे इवोल्यूशन से सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, बट उस पर स्टिल डिपेंडेंट होगा। हम करेंगे आज तो कल शायद कोई और करेगा, एंड देन उसके बाद कोई और करेगा, तो मे बी आफ्टर मे बी
decades Some of years. years कुछ changes आ जाए सोसाइटी में, एंड ये होता आया है. That's why evolution happens in society. बट हम अपना ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने साइड से वो चीज़ों को साइड करें, क्योंकि यही मैंने बात करी कि रोटी, गोल रोटी, जली रोटी, अच्छी रोटी, या वही जोक्स अबाउट वाइफ्स और शादी के बाद के जोक्स कि शादी के बाद तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा सर दर्द होता है, ऐसा ड्रामा होता है, एंड वेरियस थिंग्स. ये जोक्स है, जो कह रहे हैं हम जोक्स है, बट दिस आर नॉट जोक्स. एक कहीं पता नहीं, वो अगेन सोशल मीडिया पे होता है कि बिकॉज ऑफ द गर्ल हु हैज सीन मदर सफरिंग, वो बोलती है आई लव माई मदर बट आई डोंट वांट टू बिकम लाइक माई मदर. फिर वो अपने दोस्तों और उनकी शादियों में उनकी वाइफ्स को देखती है, सब कुछ देखती है, और उसके बाद डिसाइड करती है शादी नहीं करना. और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है. और जो चॉइस से बोले कि नहीं भाई मैं मेरे भगवान की, नहीं भाई मैं मेरे जिम्मेदारियों की, वो ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी महिलाएं डर के मारे शादियां अवॉइड करती है. बिल्कुल. तो ऐसे में क्या कहीं कोई पहल की जाने की ज़रूरत है? राइट. आई थिंक इसमें पहल हम एज अ सोसाइटी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंग. क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उनके पास कि वो क्या करे नहीं करे. नहीं, नथिंग रॉन्ग. सम पीपल get scared of whatever they happened with the mother. Yes, that's what I'm saying about कि इस केस में ये fear based response है. अगर ये complete आप awareness के साथ, clarity of thought के साथ ये decision ले रहे हो, very wholly appreciated. Definitely. लेकिन if it is happening with fear, then it is not right for you, because then you're robbing yourself of something जो actually आपकी life में improve कर सकता था. Not necessarily. हुआ भी नहीं, शायद होगा भी. Right. तो आप वही anticipatory इतना anxiety आपके अंदर बैठ गई है कि आप पहले ही जो चीज़ें ना हुई उसको एंटिसिपेट करके डर में बैठे हुए और एक्शन नहीं ले पा रहे हो. साइकोलॉजी में से अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं. अच्छा. अगर आप कोई चीज़ आपको बहुत एंग्जाइटी देती है, बहुत हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी देती है, आप अवॉइडेंस बिहेवियर प्रैक्टिस करना चालू कर देते हो. एंड जो चीज़ें होती है बच्चों के साथ भी होती है. बहुत सारे पेरेंट्स आज की जनरेशन में कहते हैं कि आई डोंट वांट टू हैव किड्स. डिंक एक टर्म होता है ना, डबल इनकम नो किड्स. तो अगेन, इज इट योर पर्सनल चॉइस और इज इट बेस्ड ऑन फियर? आप इसका तर्क भी दे दोगे कि नहीं, पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्यों उनके साथ बुरा करे. लेकिन बात तो सही बात है कि क्या डर से कर रहे हो कि आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि एवेंचुअली हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ब्रेन के साथ कनेक्शन है ना, कि दिमाग किसी किसी चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को इतनी अप्रिशिएट करता है, रिवॉर्ड करता है इन लाइफ, और वो बिकम्स द कोर पर्पस ऑफ योर इंटायर लाइवलीहुड. जैसे बीइंग एंड हैविंग अ कंपेनियन can be the most fruitful thing in your life. Being a parent can be the most fruitful and beautiful feeling of your life. And that's what your body has evolved to become. Yeah. अब उसी चीज़ को अपने जॉय को छीन लिया आपसे, बिकॉज मुझे डर है, जो कि मे बी यूर राइट अबाउट. शायद आपने ट्रॉमा देखा उस तरीके से, बट ऐसा हम कि अगर आपका ये बिल्कुल अवेयर, कॉन्शियस, क्लियर थॉट प्रोसेस है, ठीक है. बट डर से डोंट मेक दैट डिसीजन. राइट. कि डर से कि ये हो जाएगा तो ऐसा, बिकॉज आप बनो अच्छे पेरेंट्स ना. कौन मना अगर आपको अच्छे पेरेंट बनने में, अगर आपको डर था वो चीज़. हाँ, यू डोंट रिपीट व्हाटएवर हैपेंड विद यू. यस, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड बिल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. बट आई थिंक ये बहुत, बिकॉज आई फील कि पर्सनली इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो समय अपनी लाइफ के पर्पस को ही छीन लिया आपसे. एग्जैक्टली. अब कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो लीड करता है, एक दूसरे के जीवन छीन लेने तक की सिचुएशन में जाता है. कोई इसका उपाय नज़र आता है आपको? बिल्कुल. जैसे मैंने कहा ना कि लव, पहले समझ पाना कि लेट्स सेपरेट लव फ्रॉम व्हाट वी सी इन द मूवीज एंड द बुक्स टू व्हाट इज़ इन रियल. कि हम काफ़ी बार उस चीज़ को उस तरीके से आइडलाइज करना चालू कर देते, तो हमें लगता है लव वही है. वो जो चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, है एक्चुअली में लव. आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एट द एंड ऑफ द डे, बट इट्स नॉट जस्ट दैट. लव इज़ लव एंड इट इज़ ब्यूटीफुल, बट लव विल नॉट डिफाइन योर कंपेनियनशिप. कंपेनियन बनने के लिए इट टेक्स मच मोर देन लव. इट टेक्स सो मेनी थिंग्स दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड योर पार्टनर्स नीड्स एंड देन वर्क अराउंड इट. तो आप सिर्फ उस पैरामीटर को जज ना करो, अब बाकी चीज़ें भी ऑब्जर्व करो, एसेस करो, एंड देन उस अकॉर्डिंगली एक बड़ा डिसीजन लो अपनी लाइफ के बारे में. बिकॉज प्राइमरीली एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, ये आपकी लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो डोंट मेक इट इम्पल्सिवली कि जस्ट बिकॉज ये फील हुआ तो हम एक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से रिएक्ट कर लेते हैं. थोड़ा सोचो, समझो, वक्त लो इस चीज़ को बारे में देख कर, बात करके, डिस्कस करके, एंड देन उस अकॉर्डिंगली एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो रिगार्डिंग योर लव और रिगार्डिंग कंपेनियनशिप. एंड आई थिंक इसमें पेरेंट का भी रोल आ जाता है कि काफ़ी बार अगर पेरेंट भी उस चीज़ को एज ए नेगेटिव या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ पुश करते रहेंगे, तो बच्चे भी आपसे दूर होते जाएंगे इस बारे में डिस्कस करने से. बट रियलिटी इज द फैक्ट दैट कि पेरेंट्स कैन सी योर पार्टनर एंड योर रिलेशनशिप्स मच बेटर देन यू कैन डू.
because they are seeing it from a third person angle. Yes. But if parents are biased and parents are dismissive and parents are always judgmental, तो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा. शायद एक वो जो आप इमोशंस वाली बात कर रहे हैं, शायद यही एक वजह है कि जो मिड एज कपल रहते हैं, दे आर मोर क्लोज देन द न्यूली वेड कपल. यस बिल्कुल, बिकॉज वो एक अश्योरेंस आ गया होता तब तक ना, कहीं नहीं जाएगा मेरा ये. बिल्कुल ट्रस्ट और अश्योरेंस है कि अब हैं एक दूसरे के लिए हम हैं, और हम लड़के भी कल सुबह काम करना चालू करेंगे अच्छे से और सॉर्ट कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे. राइट, तो वो अच्छी बात है. जब अगर उस हेल्दी पॉइंट पहुंच जाए ना हम इक्विलिब्रियम पे, तो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग क्या करते हैं, लड़ते भूल जाते हैं. तो लड़ना आई फील इज़ अ गुड थिंग. कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप्स के बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, बिकॉज सिंपल सी बात है ना कि अगर दो इंसान साथ में आ रहा है, उनकी दुनिया को देखने का तरीका और नज़रिया बहुत अलग होता है. अब जेंडर ही अलग है, तो आधा डिफरेंसेस तो वहीं आ गए. उसके बाद सोसाइटी का डिफरेंस, कंडीशनिंग का डिफरेंस, पर्सनैलिटी का डिफरेंस, आपकी फैमिली का डिफरेंस, इतने सारे डिफरेंसेस के साथ आप साथ आ रहे हो. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा जो तरीका होगा, नज़रिया होगा दुनिया देखने का, आपका भी वही होगा? इट्स नॉट पॉसिबल. तो जब आप आओगे तो फ्रिक्शन होना जायज़ है, बहुत नेचुरल है. लेकिन टॉक अबाउट दोज डिफरेंसेस ना, फाइट अबाउट द डिफरेंसेस, हैव कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट दोज डिफरेंसेस, सब कुछ करो आप. बट ये मान के चलो कि ये हमारे रिलेशनशिप या हमारी पर्सनल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा है डिफरेंसेस. दिस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोथ. और ये ब्रेन का तरीका ही यही होता है, चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने का, इन्फॉर्मेशन का यही तरीका होता है. वो पहले रिजेक्ट करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, देन धीरे 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 पार्ट में एक्सेप्ट करना चालू कर देगा. तो जब आप खुद को स्पेस और कैलिबर दोगे कि डिफरेंसेस है, बट इट्स ओके. अब बहुत अगर मेजर डिफरेंसेस आ जाए तो हाँ, तभी डिसीजन लो कि शायद नहीं वर्कआउट हो रहा है हमारी चीज़. राइट, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल लाइफ के अलग फिलोसफीज है हमारी, कि मुझे लेट्स से कि एक को चाहिए बच्चा, नहीं एक को चाहिए बच्चा, अब नहीं मैच कर रहा है, देन क्यों रगड़ रहे हो फिर? क्यों? एट द सेम टाइम शादी की टूटना डेफिनेटली वो किसी भी लेवल पे वो पेनफुल ही होता है. बिल्कुल. लड़का अलग रिएक्ट करता है, लड़की अलग रिएक्ट करती है. कैन यू एक्सप्लेन दीज टू सफरिंग? लड़के का रिएक्शन काफ़ी बार इग्नोरेंस के थ्रू आता है, एंड लड़कियों का रिएक्शन काफ़ी बार उस पेन को ओवरली फील करने से आता है. नॉर्मली क्या होता है ना कि लड़कों का नॉर्मली, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना इनिशियली भी, कि मेन को इमोशंस एक्सेप्ट और डील करने की कैपेबिलिटी सेम है, बट उनको ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिया गया एक्सप्रेस करने का, कि आप बातें नहीं कर सकते, आप सैड नहीं फील कर सकते, आप रो नहीं सकते बैठ के, आप शेयर नहीं कर सकते, वेंट आउट नहीं कर सकते. तो मेन को ऑलरेडी बहुत लिमिटेड इमोशंस का क्राइटेरिया दिया हो गया है. विमेन को अलग दिया गया, दे कैन टॉक, उनको पेन फील हो रहा है, दे कैन टॉक देयर बेस्ट, टॉक टू देयर बेस्ट फ्रेंड, टॉक टू देयर मदर्स, टॉक टू देयर पीपल अराउंड, बात कर लिया, गॉसिप कर लिया, वेंट कर लिया, निकल गई चीज़ें. मेन के पास वो ऑप्शन नहीं होता है काफ़ी बार, तो अंदर ही जब दबती रहती है चीज़ें. अब जब हार्ट ब्रेक होता है मैरिज में या रिलेशनशिप में, तो दोनों को पेन हो रहा है, ऐसी बात नहीं पेन नहीं हो रहा है. बट अगर एज अ मैन इफ़ आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड अप कि यार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, आई एम फीलिंग वेरी सैड टुडे, तो मेरा दोस्त मुझे मैक्सिमम चांस से यही बोलेगा, चल दारू पीने चलते. वो ये बोलेगा कि अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या फील कर रहे हो. वुमेन को काफ़ी बार बात बोलेगी, अगर वुमेन कॉल करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को, तो वो बोलेगी कि अच्छा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, क्या फील कर रहे हो, चल मिलते हैं, बात करते बैठ के, हाँ आज साथ में हम साथ में रहते हैं. तो वो थोड़ा इमोशनल सपोर्ट का स्पेस दिया गया था बचपन से ही वुमेन को, कंपेनियनशिप उस तरीके से बिल्ड करने का. मेन को नहीं दिया गया था कभी उस तरीके का क्राइटेरिया. तो मेन को पता ही नहीं कि ऐसे इमोशनल लेवल पे डील कैसे करते हैं. एंड ये चीज़ रिलेशनशिप में भी बहुत बार दिखता है, जब वुमेन सैड लो फील करते हैं, काफ़ी बार मेन को पता ही नहीं होता कैसे कंसोल करें इनको, बिकॉज उनको खुद नहीं पता है कैसे कंसोल करें. राइट, तो अब ऐसे केसेस में क्या हो कि अब उन मेन को दोस्तों ने बोल तो दिया चल दारू पीते हैं, जो कि बहुत आसानी से बाईपास करने में हेल्प कर रहा है इमोशन को. तो वो क्या करेंगे, मेन मोस्ट ऑफ टाइम्स दारू पीने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, काफ़ी बार हुकअप्स भी करेंगे. अच्छा, जस्ट टू अवॉइड दैट इमोशन. इट्स अवॉइडेंस, नॉट एक्सेप्टेंस, प्योर अवॉइडेंस. एंड इसमें फनी चीज़ ये आ जाती है फिर कि वुमेन को लगता है कि ये तो बड़ा जल्दी मूव ऑन कर गया. अच्छा, ओके, ये बंदा अभी 2 दिन रिलेशनशिप को एंड हुए हुए, ये 2 लड़कियों के साथ घूम रहा है, कि ये तो मतलब वॉज इट अबाउट मी, मैं इतनी बेकार थी क्या, कि इतनी बुरी थी क्या कि ये इंसान 2 दिन में मूव ऑन कर गया. बट दैट्स नॉट मूविंग ऑन, दैट्स बाईपासिंग दैट इमोशन. एंड सबसे अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ टर्न आउट होती है. वुमेन का प्रोसेस क्या होता है, दे फील द इमोशन, दे फील पेन, दे फील एंग्जाइटी,